ये है। और सर, आपके रूम को कैसे डेकोरेट करना है? विक्रांत एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, इस रूम को फर्स्ट नाइट के हिसाब से डेकोरेट करो और कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैनेजर सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। तभी एक वेटर आता है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स था। वह विक्रांत के कहने पर बॉक्स रूम में रखकर चला जाता है। विक्रांत रूम का दरवाजा बंद करके बॉक्स खोलता है और देखता है कि बॉक्स के अंदर एक रेड कलर का स्लीवलेस गाउन था और साथ में एक सेक्सी ब्लैक कलर की नाइटी जो पूरी नेट की थी, जिससे पहनना या न पहनना बराबर था। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, आज रात फिर एक बार तुम्हें अपना बनाऊंगा। वह नाइटी उठाकर कहता है, स्वीट हार्ट, इस नाइटी में तुम्हें देखने के लिए मैं तड़प रहा हूँ। फिर विक्रांत टेबल पर रखा वाइन का ग्लास उठाकर सिप लेते हुए बालकनी में चला जाता है और शहर को देखने लगता है। उसकी आंखों में अंशा का मासूम चेहरा घूम रहा था जो उसे बेचैन कर रहा था। विक्रांत को अंशा में सबसे ज्यादा उसकी मासूमियत, चुलबुलापन और पल भर में दूसरों को अपना बनाने का हुनर पसंद था। पिछले 1 साल में विक्रांत का प्यार अंशा के लिए और भी बढ़ गया था। उसके तीनों शैतान बच्चे जो हर किसी की नाक में दम कर देते थे, अंशा के प्यार में ऐसे रंग गए थे कि अगर एक भी दिन वे अपनी मम्मा का चेहरा नहीं देख पाते तो मानो उनकी सांसें ही रुक जाए। विक्रांत कुछ सोचकर स्माइल कर रहा था, तभी उसका फोन बजने लगता है। वह फोन पिक करता है। दूसरी तरफ उसका ड्राइवर था जो अंशा को लेने विला गया था। ड्राइवर घबराई हुई आवाज में कहता है, बॉस, मैम और मैंगो, पेप्सी बाबा और सैंडी बेबी चारों गायब हैं और विला के सारे सर्वेंट, बॉडीगार्ड और वॉचमैन सब के सब बेहोश पड़े हैं। ड्राइवर की बात सुनकर विक्रांत का हाथ वाइन के गिलास पर कस जाता है। वह ड्राइवर को अंशा को विला के आसपास ढूंढने को कहता है और फोन काटकर अपने फोन में विला में लगाए गए कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करता है। वीडियो में अंशा शाम के वक्त किचन में चाय बनाते हुए दिखाई देती है। वह चाय में कुछ पाउडर डालकर मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मेरी चाय पीकर सबके होश न उड़ गए तो कहना। अंशा ने चाय बनाकर विला में मौजूद सभी सर्वेंट, बॉडीगार्ड और वॉचमैन को पीने के लिए दी। 1 घंटे बाद सब बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। इसके आधे घंटे बाद अंशा अपने तीनों बच्चों के साथ विला से बाहर निकल गई। वीडियो देखकर विक्रांत को लग रहा था कि अंशा एक बार फिर से उसे छोड़कर भाग गई है, लेकिन सच कुछ और था। अंशा का सपना एक रेस्टोरेंट खोलने का है, इसलिए वह अक्सर विक्रांत के पीछे से किचन में जाकर सबके लिए नई नई डिश बनाती थी और सबको खिलाकर उनकी राय पूछती थी। जो पाउडर उसने चाय में मिलाया था वह इलायची पाउडर था। विक्रांत बॉडीगार्ड रंजीत को फोन करके अंशा को जल्द से जल्द ढूंढने का आदेश देता है। साथ ही वह बॉडीगार्ड जावेद को अंशा के दोस्त को होटल लाने के लिए कहता है। विक्रांत गुस्से में वाइन का गिलास जमीन पर फेंकते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, इस बार तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश करके अच्छा नहीं किया। हर बार मैंने तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम मुझसे दूर जाने का नाम लेते हुए कांप उठोगी। तुमने अब तक बस मेरा प्यार देखा है, लेकिन अब तुम मेरा वो रूप देखोगी जो मैं कभी तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था। वही दूसरी तरफ उस सुनसान सड़क पर, जिसके दोनों ओर जंगल था, डेनिस ने उर्वशी को कार के बोनट पर लिटा रखा था। इस वक्त उर्वशी डेनिस के सामने सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी और डेनिस भी शर्टलेस होकर उसके ऊपर हल्का झुका हुआ था। वो अपनी लस्ट भरी निगाहें उर्वशी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वहीं उर्वशी रोते हुए खुद को अपने हाथों से छुपाते हुए कहती है, प्लीज डेनिस सर, मुझे जाने दीजिए। आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? डेनिस उर्वशी का पेटीकोट ऊपर करते हुए कहता है, बेबी, मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तो अब ऐसी बातें करके मेरा दिल मत तोड़ो। उर्वशी हिम्मत जुटाकर डेनिस को खुद से दूर धकेलती है और सड़क पर पड़ी अपनी साड़ी उठाकर भागने लगती है। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। उस सड़क पर रोशनी का एकमात्र साधन डेनिस की कार की हेडलाइट थी। उर्वशी अंधेरे में भाग ही रही थी कि तभी उसके रास्ते में एक छोटा सा पत्थर आ जाता है और वो ठोकर खाकर धड़ाम करके सड़क पर गिर जाती है। वहीं डेनिस भी एटीट्यूड के साथ चलते हुए उर्वशी के पास आता है और पंजों के बल बैठकर उसके बाल पकड़ते हुए कहता है, उर्वशी बेबी, पूरी कायनात हमारे मिलन की चाह रखती है, अब चलो, जिद छोड़ दो। डेनिस उर्वशी को अपने कंधे पर उठाकर लेता है। वहीं उर्वशी खुद को छुड़ाने के लिए उसके पीठ पर मुक्के मारती है, लेकिन डेनिस जैसे हट्टे कट्टे इंसान पर उर्वशी के नाजुक हाथों का क्या असर होना था।
गुस्से में उर्वशी चिल्लाते हुए कहती है, डेनिस सर, मैं आपकी शिकायत विक्रांत जी से कर दूंगी। डेनिस मुस्कुराते हुए उर्वशी को अपनी कार की पिछली सीट पर पटकते हुए कहता है, बेबी, हमारे रोमांस के बीच बॉस को क्यों ला रही हो? डेनिस अचानक उर्वशी का पेटीकोट घुटनों तक ऊपर करके उसकी गोरी मक्खन जैसे पैरों पर किस करने लगता है। उर्वशी के मुंह से अचानक मदहोशी भरी आवाज में आहें निकल जाता है। उर्वशी की आवाज सुनकर डेनिस बेशर्मी से मुस्कुराते हुए उसके दोनों पैरों को अपनी कमर से लपेट लेता है। फिर उसे अपनी गोद में बैठाकर उसकी गर्दन को बेतहाशा किस करने लगता है। उर्वशी खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिश हर बार नाकामयाब हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक फूड स्टॉल पर अंशा अपने तीनों शैतान बच्चों के साथ खड़ी होकर मोमोज खा रही थी। वहीं आत्मा गुस्से से बार बार अंशा को आवाज दे रही थी, पर अब भला अंशा रुकने वाली थी। आत्मा डरावनी आवाज में अंशा के कान के पास आकर कहती है, लड़की कितना खाएगी? अब तक 4 प्लेट मोमोज खा चुकी है, अब तो रुक जा, तेरा पेट फट जाएगा। अंशा अपनी हरी आंखों से आत्मा को देखकर कहती है, आत्मा आंटी। आत्मा गुर्राते हुए कहती है, आंटी होगी तेरी मम्मी, मैं तो अभी कमसिन कली हूँ, मैं तुझसे भी 10 साल छोटी होंगी। मैंगो, पेप्सी और सैंडी तीनों कभी आत्मा को तो कभी अपनी मम्मा को देख रहे थे। वहीं अंशा आत्मा की बात पर हंसते हुए कहती है, हाँ, तुम तो अभी 11 साल की हो। आत्मा अंशा को गुस्से से घूरते हुए कहती है, लड़की ज्यादा बकवास मत कर, वो हैंडसम न जाने किस मजबूरी में इस पागल बेवड़ी लड़की को झेल रहा है। फिर अंशा फूड स्टॉल वाले को पैसे देकर आत्मा के पीछे चल देती है। तभी उसे एक शॉप नजर आती है जहां जानवरों का खाना मिल रहा था। अंशा उस शॉप में भागकर चली जाती है और पेप्सी और मैंगो के लिए चिकन और सैंडी के लिए फिश लेकर आती है। फिर एक बंद दुकान के सामने बैठकर अपने हाथों से अपने शैतान बच्चों को डिनर करवाती है। वहीं आत्मा गुस्से से लाल हुई जा रही थी। आत्मा गुस्से में अंशा से कहती है, तू क्या अपने चाचा की शादी की दावत में आई है? कभी खुद खाती है, कभी अपने इन जानवरों को खिलाती है। अगर 5 मिनट में ये दावत का नाटक खत्म नहीं हुआ तो कोने पर खड़े उस भिखारी की कसम, तुझे और तेरे इन बच्चों को जान से मारकर समुद्र में फेंक दूंगी। अंशा को आत्मा की बात पर गुस्सा तो बहुत आया, पर गुस्से से ज्यादा डर लग रहा था। कहीं ये आत्मा सच में उसे और उसके सुपर क्यूट बच्चों को बिना टिकट भगवान के घर न पहुंचा दे। लेटा हुआ था। उर्वशी डेनिस की पीठ पर रोते हुए मुक्के मारते हुए कहती है, डेनिस सर, मुझे कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? वहीं डेनिस उर्वशी की गर्दन पर किस और बाइट कर रहा था और अपने हाथ से उसकी गोरी कमर को मसल रहा था, जिससे उर्वशी मचल मचल जा रही थी। जब जब डेनिस उसकी गर्दन पर बाइट करता, उर्वशी की कमर खुद ब खुद ऊपर उठ जाती। उर्वशी चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही थी और मदहोशी भरी सिसकियां भर रही थी। वहीं डेनिस खुद को काबू में करते हुए उसका मासूम चेहरा देखकर सर्द आवाज में बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी वर्जिनिटी छीन लूं, तो चुपचाप बता दो कि तुम्हें ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में जासूसी करने के लिए किसने भेजा है। डेनिस की बात सुनकर उर्वशी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। डेनिस उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए बोला, मिस उर्वशी, मुझे लगता है कि तुम इस रोमांस को आगे बढ़ाना चाहती हो। उर्वशी रोते हुए कहती है, डेनिस सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्यों जासूसी करने लगी? डेनिस के बार बार पूछने के बाद भी जब उर्वशी ने सच नहीं बताया तो डेनिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उर्वशी का गला दबाते हुए दांत भींचकर कहा, उर्वशी बेबी, अब अपनी वर्जिनिटी खोने के लिए तैयार हो जाओ। उर्वशी कुछ कह पाती, उसे पहले ही डेनिस ने अपने सख्त होंठ उसके नरम होंठों पर रख दिए और उससे किस करने लगा। डेनिस उसके होंठों पर बाइट भी कर रहा था और एक हाथ से उसकी पूरी बॉडी को सहला रहा था। उर्वशी ने खुद को छुड़ाने की न जाने कितनी कोशिश की, लेकिन थककर हार गई। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड जावेद अंशा के तीनों दोस्तों को पकड़कर होटल ले आया था। तीनों को होटल के स्टोर रूम में कुर्सियों पर बांधकर रखा गया था। वहीं स्टोर रूम में 10 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े होकर घूर रहे थे। विक्की धीरे से नीति और मधु से बोला, अब हमने क्या कर दिया जो मिस्टर ओबेरॉय ने हमें फिर से खातिरदारी के लिए बुला लिया? मधु सोचते हुए कहती है, कहीं फिर से अंशा फरार तो नहीं हो गई?
नीति निराशा भरी आवाज में कहती है, अरे यार, ये अंशा भी ना एक बार हमसे मिलकर भाग जाती। मुझे उसकी बहुत याद आती है, उसके वो झोंक और हमारी मस्ती। तभी स्टोर रूम का दरवाजा धमाके के साथ खुलता है और विक्रांत पूरे एटीट्यूड में अंदर आता है। इस वक्त उसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन और गुस्से से लाल आंखें थीं। विक्रांत इस वक्त किसी हैंडसम शैतान से कम नहीं लग रहा था। विक्रांत विक्की के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाता है और खतरनाक अंदाज में पूछता है, अंशा कहाँ है? अगर पता है तो बता दो, वरना तुम्हारे और उसके लिए बहुत बुरा होगा। विक्की घबराते हुए कहता है, सर, अंशा के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। विक्रांत उसका जवाब सुनकर उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। विक्की के चेहरे पर नील पड़ गया। विक्रांत मधु और नीति को गुस्से से लाल आंखों से घूरते हुए ठंडी आवाज में पूछता है, अंशा कहाँ है? विक्रांत का खतरनाक रूप देखकर दोनों की सांसें अटक जाती हैं। जब वह तीनों को चुप देखता है तो जावेद से कहता है, इन लोगों को तब तक बिजली के झटके दो जब तक ये अपना मुंह न खोल दें। विक्रांत इतना कहकर वहां से चला जाता है। पीछे से जावेद अंशा के दोस्तों को बिजली के झटके देने लगता है। तीनों की चीखें स्टोर रूम में गूंजने लगती हैं, लेकिन बिजली के झटके हाई वोल्टेज के नहीं थे। विक्रांत जब अपने होटल रूम में वापस लौटा तो रूम को देखकर चौंक जाता है। पूरा रूम रोमांटिक नाइट के हिसाब से सजाया गया था। पूरे रूम में खुशबूदार कैंडल जल रही थीं और बेड को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। रूम का माहौल देखकर विक्रांत का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक जलती हुई कैंडल बेड पर फेंक दी, जिससे बेड पर आग लग गई। विक्रांत गुस्से से जलते हुए बेड को देखता है और दांत भींचकर खुद से ही कहता है, स्वीट हार्ट, दुआ करना कि तुम मेरी पहुंच से इतनी दूर चली जाओ कि फिर कभी मेरे हाथ ना आओ, क्योंकि अगर इस बार मेरे हाथ लगी तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने मेरे प्यार और मेरी आजादी का बहुत फायदा उठा लिया है। तभी रंजीत रूम के दरवाजे पर दस्तक देता है। विक्रांत कहता है, कम इन। बॉडीगार्ड रंजीत सिर झुकाकर रूम में आता है। सबसे पहले उसकी नजर जलते हुए बेड पर जाती है। वह मन ही मन सोचता है, आज बॉस मैम का न जाने क्या हाल करने वाले हैं। जब भी बॉस इतना गुस्से में होते हैं तो सामने वाले का ऐसा हाल कर देते हैं कि वो खुद को आईने में देखकर भी डर जाए। आज हमारी मासूम मैम का क्या होगा? विक्रांत रंजीत की ओर देखे बिना पूछता है, अंशा के बारे में क्या पता चला? रंजीत सिर झुकाकर जवाब देता है, बॉस, मैम को आधे घंटे पहले एक एनिमल फूड शॉप में देखा था। वहाँ से वो टैक्सी स्टैंड की तरफ गई। उनके साथ बेबीज भी थे। विक्रांत अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए गुस्से में कहता है, उन चारों के पैर बहुत खुल चुके हैं। आज चारों की ही खैर नहीं, आज तो अंशा के साथ उसके सुपर क्यूट बच्चों की भी बैंड बजने वाली थी। दूसरी तरफ आत्मा के पीछे पीछे चलते चलते थक चुके मैंगो ने अंशा की कमर पर अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा, मम्मा, नीनी आ रही है। पेप्सी ने भी वही बात दोहराई। वहीं सैंडी सबसे बेखबर मैंगो की पीठ पर खा पीकर मस्त सो रही थी। अंशा ने मैंगो के माथे पर हाथ फेरते हुए झूठा प्यार जताते हुए कहा, मेरे बच्चों को सोना है? फिर अंशा दांत भींचकर बोली, नालायकों, अगर हमने इस आत्मा की बात नहीं सुनी तो ये आत्मा हमें जिंदगी भर के लिए सुला देगी। पेप्सी मासूम चेहरा बनाकर बोला, मम्मा, गोद ले लो, पैर दर्द कर रहे हैं। मैंगो, पेप्सी और सैंडी तीनों ही अमीर बाप की बिगड़ी औलाद जैसे थे। नौकरों को अपने आगे पीछे घुमाना और इंसानों की तरह नखरे दिखाना उनकी आदत थी। अंशा ने पेप्सी को गोद में उठा लिया तो मैंगो नाराज होकर जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। अंशा और उसके बच्चों का ड्रामा देखकर आत्मा ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, जानवरों की अम्मा, अगर तू और तेरे जानवर 5 मिनट में मेरे पीछे नहीं चले तो यहाँ मैं मौत का तांडव करूंगी। आत्मा का गुस्सा देखकर अंशा और बेबीज चुपचाप फिर से उसके पीछे चलने लगे। तभी अंशा को एक टैक्सी दिखाई दी। उसने आत्मा से कहा, आत्मा जी, मेरे नवाबजादे बच्चों से अब चला नहीं जा रहा, क्या हम टैक्सी में जा सकते हैं? आत्मा उन्हें गुस्से में मुड़कर देखती है। अंशा डरी हुई आवाज में आत्मा से बोली, आत्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, टैक्सी का किराया मैं आपसे नहीं दिलवाने वाली। आत्मा ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। अंशा टैक्सी के पास पहुंची। टैक्सी ड्राइवर मुस्कुराते हुए अंशा से बोला, आइए मैडम, बैठिए, मेरी टैक्सी में आपका स्वागत है। अंशा ने सबसे पहले मैंगो को पीछे वाली सीट पर बैठाया, फिर खुद पेप्सी और सैंडी को लेकर आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर ने मैंगो को ध्यान से देखते हुए पूछा, ये कुत्ता बब्बर शेर जैसा क्यों लग रहा है? ये कौन सी प्रजाति का है? अंशा मुस्कुराते हुए बोली,
ये बड़ी बदतमीज प्रजाति का कुत्ता है। अगर कोई इसके बारे में पूछता है तो ये उसे काट लेता है। टैक्सी ड्राइवर ने मैंगो को घूरते हुए कहा, आपका कुत्ता मेरी बीवी जैसा है, वो भी बात बात पर काटने को दौड़ती है। वैसे आप इतने सारे जानवरों को क्यों लेकर घूम रही हैं? क्या आपका चिड़ियाघर खोलने का इरादा है? अंशा ने गुस्से में टैक्सी ड्राइवर को घूरते हुए कहा, मिस्टर, ये जानवर नहीं, मेरे बेबीज हैं। मैं और मेरे विक्रांत सर इनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरी जगह विक्रांत सर होते तो तुम्हें अब तक ऊपर पहुंचा देते। अंशा की बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर पूछता है, ये विक्रांत सर कौन है? अंशा गहरी सांस लेकर बोली, विक्रांत सर मेरी लाइफ के सबसे बड़े विलेन। आत्मा गुस्से से गुर्रा कर बोली, लड़की, अगर चुगली हो गई हो तो टैक्सी वाले को चंपाकली थिएटर चलने को बोल, जल्दी। अंशा ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, चंपाकली थिएटर चलो। टैक्सी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। अंशा और उसके बेबीज टैक्सी में सो चुके थे। वहीं 2 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद टैक्सी चंपाकली थिएटर पहुंच गई। आत्मा अंशा के कान के पास चिल्लाकर उसे उठाती है। अंशा हड़बड़ाकर उठ जाती है। आत्मा अंशा से कहती है, लड़की चल अब उतर। अंशा क्यूट फेस बनाकर आत्मा से कहती है, हाँ हाँ ठीक है, जब से मिली हो चिल्लाए जा रही हो, अक्ल क्या कहीं बेच आई हो, ऐसे गुंडों की तरह क्यों चिल्ला रही हो? आत्मा डरावनी आवाज में अंशा से कहती है, लड़की, एक तो तेरे इस शेर ने हवा में बदबू छोड़ छोड़कर मुझे परेशान कर दिया है और ऊपर से तुम मेरा दिमाग खा रही हो। फिर अंशा टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर उतर जाती है। टैक्सी चली जाती है। आत्मा अंशा को अपने पीछे पीछे थिएटर में लेकर पहुंचती है। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। थिएटर में भीड़ थी। बेबीज के लिए ये अनुभव नया था। वे तीनों पहली बार किसी पब्लिक प्लेस पर आए थे और आंखें फाड़कर सब कुछ देख रहे थे। आत्मा टिकट काउंटर की तरफ देखती है, फिर गुस्से से अंशा से कहती है, वो जो लड़का दिख रहा है, मैं उससे प्यार करती थी। अंशा आत्मा की बात सुनकर रोने वाला चेहरा बनाकर कहती है, तुम मुझे इतनी दूर सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने लाई हो? तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी डेट पर जाने में लेट हो जाऊंगी। आज विक्रांत सर लेट होने पर पक्का मेरा कचुम्बर निकाल देंगे। आत्मा डेविल स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें अपने उस खड़ूस, गुस्सैल और ठरकी मंगेतर पर गुस्सा तो बहुत आता होगा। उसको मारने का मन भी करता होगा। अगर वो गुस्सा मैं तुम्हें निकालने का मौका दूं तो कैसा रहेगा? आत्मा की बात सुनकर अंशा की बत्ती सी खिल जाती है और वह आत्मा से कहती है, सच में? आत्मा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, वो टिकट काउंटर पर जो लड़का टिकट बेच रहा है बहुत बड़ा कमीना है। उसने मुझसे प्यार का नाटक किया और शादी वाले दिन मुझे छोड़कर किसी और के साथ चला गया। डिप्रेशन में आकर मैंने सुसाइड कर लिया। मेरी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं उसे उसके किए की सजा न दे दूं। अंशा ईविल स्माइल करते हुए आत्मा से कहती है, अरे मैंने झोला छाप एकेडमी से मार्शल आर्ट सीखा है। आत्मा जी, आप बिल्कुल सही इंसान के पास आई हैं। अब आप देखती जाइए कैसे मैं इस कमीने की बारात निकालती हूँ। अंशा पेप्सी और सैंडी को अपनी गोद में उठाकर कहती है, बच्चा पार्टी, आज इस बुरे अंकल का तुम लोगों को मेरे साथ मिलकर वो हाल करना है कि ये आईने में खुद को देखने से घबराए। इस बात पर पेप्सी कहता है, मम्मा, क्या हम तीनों उस बुरे अंकल का मर्डर करने वाले हैं? मर्डर का नाम सुनकर सैंडी एक्साइटेड होकर फुदकते हुए कहती है, हम भी मर्डर करेंगे। मैंने टीवी सीरियल में बहुत बार मर्डर होते देखा है। अब हम भी मर्डर करके जेल जाएंगे। मम्मा, आपको पता है, मर्डर करने के बाद पुलिस हमारे बम पर डंडे मारते हुए हमें लेकर जाएगी। आज तो बहुत मजा आएगा। आत्मा सैंडी की बेवकूफी भरी बातों को सुनकर अंशा से कहती है, ये किस पर गई है? अंशा क्यूट फेस बनाकर कहती है, मेरी सैंडी इन सब बेवकूफियों में अपने डैडी पर गई है। मेरे विक्रांत सर भी ऐसी बेवकूफियां करते रहते हैं। आत्मा हैरानी से अंशा और सैंडी को देखते हुए कहती है, मैंने तो तुम्हारे विक्रांत सर को कभी बेवकूफियां करते हुए नहीं देखा, पर हाँ, तुम्हें जरूर देखा है। अंशा आत्मा की बात सुनकर रोने बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कारों का एक काफिला सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। तीसरी कार में विक्रांत बैठा था और फोन पर अंशा की तस्वीर देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, स्वीट हार्ट, मैं आ रहा हूँ। फिर सीट पर सिर टिकाकर अपनी और अंशा की पहली मुलाकात की रात के ख्यालों में खो गया। थिएटर में अंशा ने गहरी सांस लेकर टिकट काउंटर की ओर कदम बढ़ाए। आत्मा के बॉयफ्रेंड को देखते हुए उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आओ।
वह लड़का उसे देखता रह गया और फ्लर्टिंग अंदाज में बोला, हाय मेरी जान, तुम जैसी खूबसूरत लड़की बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाहर आकर वह लड़का अंशा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। अंशा ने शॉर्ट्स पहने हुए थे जिससे उसके मक्खन जैसे गोरे पैर नजर आ रहे थे। जैसे ही वह लड़का अंशा के करीब आया, अंशा ने अचानक एक जोरदार किक उसके प्राइवेट पार्ट पर मारी। लड़का दर्द से जमीन पर बैठकर तड़पने लगा। वहाँ खड़ी भीड़ ने चिल्लाकर अंशा को चीयर करना शुरू कर दिया, मारो मारो। अंशा के अंदर विक्रांत के नाम का गुस्सा उफान पर था, जो अब वह आत्मा के बॉयफ्रेंड पर निकालने वाली थी। उसने लड़के का कॉलर पकड़ा और फिर से एक किक मारी। आत्मा और बेबीज दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। आत्मा को मुक्ति मिलने की खुशी थी। मैंगो को अपनी स्ट्रॉन्ग मम्मा पर गर्व था। पेप्सी लड़ाई का आनंद ले रहा था और सैंडी को जेल जाने का सपना पूरा होते दिख रहा था। भीड़ ने और जोर से चीयर करना शुरू कर दिया। अंशा ने लड़के को फिर से कॉलर से खींचकर उठाया और इस बार उसकी आंख पर जोरदार मुक्का मारा। दर्द से तड़पते हुए लड़के ने पूछा, लड़की तू पागल है क्या? मुझे क्यों मार रही है? अंशा ने उसकी दूसरी आंख पर मुक्का मारते हुए कहा, ये तू खुद सोच ले कि तुझे क्यों पीटा जा रहा है। लड़का मदद के लिए भीड़ की तरफ देखता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंशा ने पास पड़ा लोहे का रॉड उठाया और उसे पीटने लगी। वह इतनी गुस्से में थी कि उसका सिर फोड़ने ही वाली थी। तभी किसी ने पीछे से रॉड पकड़ लिया। अंशा गुस्से में दहाड़ते हुए मुड़ी। कौन हरामी इंसान है? उसके सामने 6 फीट लंबा, डैशिंग और हैंडसम विक्रांत खड़ा था। विक्रांत ने उसके हाथ से रॉड छीनकर दूर फेंक दिया। फिर उसका जबड़ा पकड़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा, स्वीट हार्ट, ये सब क्या चल रहा है? विक्रांत को देखकर अंशा की रूह कांप गई। भीड़ भी खौफ में पीछे हट गई। विक्रांत ने अपना सवाल दोहराया, तुम इस लड़के को क्यों पीट रही थी? बताओ। अंशा ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। वह मासूमियत से विक्रांत को देखती रही, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। विक्रांत ने उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ सहलाई और बालों पर किस करते हुए कहा, मेरा बच्चा, चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ। अंशा ने आधा सच और आधा झूठ मिलाकर कहा, हब्बी, इस लड़के ने मेरी फ्रेंड को झूठे प्यार में फंसाया और शादी के दिन उसे छोड़ दिया। विक्रांत ने रंजीत को बुलाकर कहा, इसे ले जाओ और इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। रंजीत लड़के को घसीटते हुए ले गया। वहीं अंशा के बेबीज खुश थे कि विक्रांत ने उन पर गुस्सा नहीं किया। विक्रांत ने अंशा को गोद में उठाकर कार में बिठा दिया। बेबीज भी गार्ड्स के साथ दूसरी कार में बैठ गए। सभी रवाना हो गए। कार में अंशा खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन खुश हो रही थी कि आज वह बच गई। वहीं विक्रांत एक्सप्रेशनलेस चेहरे से उसे घूर रहा था। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ डेनिस की कार के अंदर माहौल बेहद मदहोश कर देने वाला था। इस समय उर्वशी डेनिस की गोद में बैठी थी। उसके दोनों पैर डेनिस की कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। डेनिस उर्वशी की गर्दन को चूमते हुए कामुक आवाज में कहता है, बेबी, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बता दो वरना। उर्वशी अब भी चुप थी और अपनी किस्मत पर रो रही थी। डेनिस का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने उर्वशी को सीट पर पटक दिया और उसके पूरे शरीर को बेतहाशा चूमने लगा। उर्वशी की बेकाबू धड़कनें और तेज हो गईं। उसके मुंह से हल्की सिसकियां निकल रही थीं, जिससे डेनिस और भी ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। डेनिस उर्वशी के पेट को चूमते हुए अपने हाथों से उसे सहला रहा था। इस वक्त उर्वशी की आंखें बंद थीं और वह धीरे धीरे मदहोश हो रही थी। डेनिस ने धीरे धीरे उर्वशी के ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे सरकाना शुरू किया और भूखे भेड़िए की तरह उसके कंधे को चूमने लगा। उर्वशी के हाथ अनायास ही डेनिस के कंधों पर कस गए। जब डेनिस ने उसके कंधे पर काटा तो उर्वशी को होश आया। वहीं डेनिस अब अपना आपा खो चुका था। डेनिस जबरदस्ती उर्वशी का ब्लाउज और पेटीकोट उतारने की कोशिश करने लगा। तभी उर्वशी चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सब सच बताती हूँ। डेनिस कहता है, बोलो बेबी। डेनिस एक बार फिर से उर्वशी की गर्दन चूमने लगा। कांपते हुए उर्वशी कहती है, मैं कपूर ग्रुप में काम करती हूँ। आज से 1 साल पहले मैंने अपने बॉस वीर कपूर से 10 लाख रुपए अपने दादाजी के इलाज के लिए लिए थे। डेनिस की बाइट करने से उर्वशी अचानक ही चुप हो जाती है। डेनिस कामुक आवाज में कहता है, उर्वशी बेबी, अपनी बात जारी रखो, मैं सुन रहा हूँ। उर्वशी रोते हुए कहती है, बॉस ने मुझे पैसे इस शर्त पर दिए थे कि अगर मैं ओबेरॉय इंडस्ट्रीज में जासूसी करूंगी तो वह मुझे पैसे देंगे।
डेनिस उर्वशी की गर्दन छोड़कर उसके गाल सहलाते हुए मदहोश आवाज में पूछता है, बेबी, अब तक हमारी कंपनी से क्या क्या जानकारी चुराई है? उर्वशी गहरी सांस लेते हुए कहती है, एक भी नहीं। उर्वशी की बात सुनकर डेनिस मुस्कुराता है और उसके पूरे शरीर को सहलाते हुए कहता है, उर्वशी बेबी, अब जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं तो अब आगे भी जारी रखते हैं। उर्वशी रोते हुए कहती है, अगर अब आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। उर्वशी की सुसाइड वाली बात सुनकर डेनिस रुक जाता है। वह उर्वशी के ऊपर से हटकर अपनी शर्ट पहनता है और ठंडी आवाज में कहता है, जल्दी अपनी साड़ी पहन लो। डेनिस ने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और कार से उतर गया। उर्वशी रोते हुए अपनी साड़ी पहनने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी उसके साथ क्या होने वाला था। उसे खुद से घिन आ रही थी कि उसने ऐसे आदमी को पसंद किया जिसकी नजरों में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है। डेनिस ने उर्वशी को एक टैक्सी स्टैंड पर छोड़ा और खुद डिस्को चला गया। वहीं उर्वशी भी टैक्सी लेकर चली गई। मुंबई की बारिश ने अचानक शहर को घेर लिया था। चारों तरफ पानी ही पानी था और आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट से माहौल डरावना लग रहा था। अंशा के तीनों दोस्त विक्की, मधु और नीति बिजली के झटकों से बेहोश हो चुके थे। बॉडीगार्ड जावेद उनकी हालत देखकर सिर पकड़कर खड़ा था। जावेद ने ड्राइवर से कहा, चल भाई, जल्दी गाड़ी निकाल, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। ड्राइवर ने गाड़ी चालू की और बारिश के बीच हॉस्पिटल की ओर गाड़ी बढ़ा दी। जावेद ने पीछे सीट पर पड़े विक्की, मधु और नीति को एक नजर देखा और फिर ड्राइवर से बोला, यार देख रहे हो, खूबसूरत लड़की के दोस्त होने का क्या अंजाम होता है। पहले बिजली गिरती है, फिर ये गिरते हैं। ड्राइवर मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम कह रहे हो कि ये सब अंशा मैडम की वजह से हुआ है? जावेद ने सिर हिलाया, और नहीं तो क्या। न मैडम भागती, न इन तीनों को बॉस से बिजली के झटके खाने पड़ते। ड्राइवर हंस पड़ा और गाड़ी तेज कर दी। जावेद ने एक बार फिर उन बेहोश दोस्तों को देखा और बड़बड़ाया, खुद को संभाल नहीं सकते, दोस्ती क्या निभाएंगे। वहीं एक तरफ उर्वशी खुद को अपने कमरे में बंद करके फूट फूट कर रो रही थी, तो दूसरी तरफ डिस्को में डेनिस काउंटर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। डेनिस इस वक्त भी उर्वशी के लिए तड़प रहा था। बस समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उर्वशी में ऐसा क्या जादू था जो उसे पाने के लिए वह इस कदर तड़प रहा था। तभी एक लड़की डेनिस के पास आकर उसके कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, डेनिस बेबी। डेनिस जैसे ही अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखता है, उसके सामने एक शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़की खड़ी होती है जो बेहद हॉट लग रही थी। डेनिस उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, माया बेबी, कम ऑन। डेनिस खड़ा होकर माया को गले लगा लेता है। माया डेनिस की गर्लफ्रेंड थी। डेनिस उर्वशी के ख्यालों को अपने दिमाग से निकालने के लिए माया के साथ डांस फ्लोर पर डांस करने चला जाता है। वही ओबेरॉय विला में विक्रांत और अंशा के रूम में विक्रांत काउच पर एक किंग की तरह पैर पर पैर रखकर बैठा था। उसके सामने अंशा और बच्चे खड़े थे। इस वक्त अंशा और उसके सुपर क्यूट बच्चे डर से कांप रहे थे। विक्रांत खड़ा होता है और उन चारों के पास जाकर बेहद खतरनाक अंदाज में उनसे बोला, विक्रम ओबेरॉय एशिया का किंग है जिसके डर से पूरा एशिया कांपता है, और तुम चारों में इतनी हिम्मत आ गई कि मुझे बेवकूफ बनाओ। बोलो। विक्रांत के चिल्लाने से बच्चों की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। इस वक्त विक्रांत किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। अंशा बच्चों को अपने सीने से लगाकर विक्रांत से डरी हुई आवाज में कहती है, सर, बच्चों की कोई गलती नहीं है, मैं ही इन्हें अपने साथ जबरदस्ती लेकर गई थी। ये तीनों निर्दोष हैं। विक्रांत गुस्से में अंशा के बाल अपनी मुट्ठी में भरकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम कुछ ज्यादा ही बेखौफ होती जा रही हो। शायद तुम सगाई वाली रात को भूल चुकी हो। विक्रांत की बात सुनकर अंशा की आंखों में खौफ उतर आता है, क्योंकि सगाई वाली रात विक्रांत ने अपने गुस्से में शशांक को बिना सोचे समझे फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक दिया था। फिर विक्रांत गुस्से में अंशा को काउच पर पटकता है और बच्चों को अपने पीछे चलने को कहता है। बच्चे चुपचाप विक्रांत के पीछे चल पड़ते हैं। अंशा भी उसके पीछे जाती है। विक्रांत हॉल में पहुंचकर मैक्सी को आवाज लगाता है। मैक्सी फौरन आकर सिर झुकाकर कहती है, जी बॉस। विक्रांत ठंडे लहजे में कहता है, 15 मिनट में बच्चों का सारा सामान पैक करो। ये तीनों 1 साल के लिए लंदन जा रहे हैं। फिर विक्रांत बॉडीगार्ड रंजीत से अपना हेलीकॉप्टर तैयार करने को कहता है। अंशा विक्रांत का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे जिगर के टुकड़ों को मुझसे दूर नहीं कर सकते।
मुझे देखे बिना तो इनका दिन भी शुरू नहीं होता। डिनर भी तीनों मेरे हाथों से ही खाते हैं। विक्रांत अंशा से हाथ छुड़वाकर अपनी जलती निगाहों से उसे देखते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, हर गलती की एक सजा होती है जो गलती करने वाले को भुगतनी पड़ती है। हमारे बच्चों ने गलती की है तो इन्हें भी सजा मिलेगी। अंशा फिर से रोते हुए विक्रांत का हाथ पकड़कर कहती है, सर, बच्चों की सजा भी मुझे ही दे दीजिए, पर मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कीजिए। विक्रांत ठंडे लहजे में कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें भी अपने हिस्से की पनिशमेंट मिलेगी, तो अपने आंसू तब के लिए बचा कर रखो। मैक्सी तीनों शैतानों का सामान पैक करके हॉल में लेकर आती है। विक्रांत गजोधर से ठंडे लहजे में कहता है, गजोधर, तुम और मैक्सी बच्चों के साथ 1 साल के लिए लंदन जाओगे। विक्रांत की बात सुनकर गजोधर के मन में लड्डू फूटते हैं। वह मन ही मन बच्चों को देखकर कहता है, ये तीनों बुड़बक लंदन में काटेंगे सजा और हम करेंगे अपनी मैक्सिवा के साथ मजा। हम अपनी मैक्सिवा के साथ लंदन में हनीमून मनाएंगे। अंशा भी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वह विक्रांत के गले लगकर उसके चेस्ट पर अपना चेहरा प्यार से रब करते हुए कहती है, मैं आपकी हर बात मानूंगी, कभी आपसे बिना पूछे बाहर नहीं जाऊंगी। प्लीज मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कीजिए। ये तीनों अभी कितने छोटे हैं, ये हमारे बिना नहीं रह सकते। सैंडी झट से विक्रांत के कंधे पर बैठकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। पेप्सी और मैंगो भी विक्रांत की हथेली को जीभ से चाटने लगते हैं। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए अंशा के कान में गहरी आवाज में कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें अपने बच्चों को बचाने के लिए आज रात मुझे फिर से खुश करना होगा, मंजूर है? अंशा विक्रांत को अपनी हरी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखें हैरानी से खुली हुई थीं। विक्रांत अंशा की चुप देखकर गजोधर से बोला, बच्चों को हेलीकॉप्टर में ले जाकर बैठाओ। अंशा के पास अब विक्रांत की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वह हाँ में सिर हिला देती है। विक्रांत मैंगो, पेप्सी और सैंडी का लंदन जाना कैंसिल कर देता है। अंशा विक्रांत से दूर होकर अपने बच्चों को गले लगा लेती है। फिर पूरी ओबेरॉय फैमिली एक फैमिली ड्रामा के बाद डिनर करती है। अंशा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। डिनर के बाद विक्रांत अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं अंशा अपने बच्चों को लेकर अपने रूम में पहुंच जाती है। चारों बेड पर बैठे थे। मैंगो कहता है, मम्मा, आज तो हम चारों बाल बाल बच गए। अंशा रोते हुए कहती है, तुम तीनों बच गए, मेरी तो अभी पूरी रात बिस्तर पर बैंड बजने वाली है। सैंडी अंशा की गोद में बैठकर कहती है, मम्मा, आपने डैडी के सामने रोने का बहुत अच्छा नाटक किया, मजा आ गया। अंशा सैंडी को घूरते हुए कहती है, पेप्सी सही कहता है, फालतू टीवी सीरियल देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर अंशा अपने तीनों बच्चों को डांट कर सुला देती है। तभी विक्रांत रूम में आता है और अंशा को देखकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, आओ साथ में शावर लेते हैं। विक्रांत की बात सुनकर अंशा की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। वह डरते हुए कहती है, सर, वो मैं। अंशा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले विक्रांत उसे गोद में उठाकर अपने साथ बाथरूम में ले जाता है। वही विक्रांत और अंशा शावर के नीचे खड़े थे। दोनों के ऊपर शावर का ठंड कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। पानी गिर रहा था। अंशा का टॉप गीला होने की वजह से उसके बदन से चिपक गया था, जिससे उसकी फिगर उभर कर आ रही थी। विक्रांत अंशा को टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। अंशा तो शर्म से अपनी पलकें झुका चुकी थी। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए अंशा के चेहरे पर आ रहे उसके गीले बालों को उसके कान के पीछे करते हुए सेक्सुअल वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, हब्बी से कैसा शर्माना। विक्रांत इतना कहकर अंशा के कान पर किस और बाइट करता है, जिससे अंशा की मदहोश भरी सिसकियां निकल रही थीं। विक्रांत धीरे धीरे अंशा के करीब आ रहा था, जबकि अंशा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए एक झटके में अंशा की कमर पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर अंशा की ठुड्डी अपनी उंगली से ऊपर करते हुए सेक्सुअल वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हारी ये हरी आंखें मुझे हमेशा सेड्यूस करती हैं। अंशा शर्माते हुए कहती है, विक्रांत सर, वो मैं। विक्रांत उसके नरम गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, स्वीट हार्ट, ये वक्त बातों का नहीं है, ये वक्त प्यार का है। तुम नहीं जानती,
अब तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहा जाता, और अगर आज तुम भागी न होती तो इस वक्त तुम हनीमून स्वीट में मेरे नीचे होती। विक्रांत की बात सुनकर अंशा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वह अपने मन में बोलती है, ये विक्रांत सर इतने ठरकी कैसे हैं? अगर मैंने गलती से इनसे शादी कर ली तो पूरी जिंदगी इस ठरकी हब्बी को झेलना पड़ेगा। फिर विक्रांत अंशा के गुलाबी होठों को अपने सख्त होठों की गिरफ्त में लेकर चूमने लगता है। विक्रांत का एक हाथ अंशा की कमर को सहला रहा था और दूसरा हाथ अंशा के कमरबंद से खेल रहा था। ये डायमंड का कमरबंद विक्रांत ने ही मेहंदी वाले दिन अंशा को गिफ्ट किया था। ये पतली सी चैन अंशा हमेशा अपनी कमर पर पहन कर रखती थी, क्योंकि विक्रांत को अंशा की गोरी मक्खन जैसी चिकनी कमर पर यह कमरबंद बहुत अच्छा लगता था। वक्त के साथ विक्रांत और अंशा का किस पैशनेट होता गया और अंशा भी किस में विक्रांत का साथ देने लगी। उसे डर था कि अगर उसने रोमांस में विक्रांत का साथ नहीं दिया तो कहीं विक्रांत अपने सुपर क्यूट बच्चों को लंदन भेज ही न दे। 20 मिनट लंबे किस के बाद विक्रांत अंशा के होंठों को छोड़ता है। अंशा अपनी सांसें संभालते हुए विक्रांत की चेस्ट पर सिर रख देती है। वही विक्रांत अंशा के बालों से आ रही भीनी भीनी खुशबू से मदहोश होता जा रहा था। फिर विक्रांत सेक्सुअल वॉइस में अंशा के कान में कहता है, स्वीट हार्ट, आज हम बिस्तर पर नहीं बल्कि बैथटब में प्यार करेंगे। विक्रांत की बात सुनकर अंशा अपनी सांसें संभालते हुए विक्रांत की चेस्ट पर रोते हुए अपने नाजुक हाथों से मारते हुए कहती है, आप बहुत ठरकी हो, मुझे मासूम बच्ची से कैसी कैसी बातें करते हो। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए अंशा को दीवार से सटाकर खड़ा कर देता है और अंशा की गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है, जिससे लगातार अंशा की मदहोश भरी सिसकियां निकल रही थीं। फिर अंशा डरते हुए कहती है, सर मुझे गर्ल प्रॉब्लम हो रही है। विक्रांत इस बात को अनसुना कर देता है और अंशा के करीब आता रहता है। लेकिन जब अंशा दोबारा रोते हुए कहती है, विक्रांत सर मुझे पीरियड आए हैं, तो विक्रांत थोड़ा पीछे हटकर उसे घूरते हुए देखता है और कोल्ड वॉइस में पूछता है, स्वीट हार्ट, ये बात तुम पहले भी तो बता सकती थी। अंशा रोते हुए कहती है, आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं, आप बैड हबी हैं। फिर विक्रांत उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, स्वीट हार्ट, आज छोड़ रहा हूँ पर अगली बार सूद समेत वसूल करूंगा। इसके बाद दोनों बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आते हैं। विक्रांत अंशा को अपनी गोद में उठाकर क्लोजेट रूम में ले जाता है। पहले विक्रांत खुद लोअर पहनता है। अंशा अपनी आंखें बंद किए रहती है। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, आंखें खोल लो, मैंने चेंज कर लिया है और तुम भी जल्दी चेंज करके बाहर आओ। अंशा जल्दी से अपना नाइट सूट पहनकर बाहर आती है और बेड का नजारा देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सैंडी और पेप्सी विक्रांत के ऊपर लेटे हुए थे और मैंगो विक्रांत के हाथ पर सिर रखे लेटा हुआ था। विक्रांत, जिससे पूरी एशिया डरती है, इस वक्त अपने सुपर क्यूट बच्चों को स्टोरी सुना रहा था। अंशा बेड पर जंप मारकर लेट जाती है और कहती है, सर मेरे डैडी भी रोज रात को मुझे हॉरर स्टोरी सुनाते थे, आप भी कोई हॉरर स्टोरी सुनाइए ना। विक्रांत घूरते हुए कहता है, ये तुमने अभी जंप क्यों की, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, और नो हॉरर स्टोरी। मैंगो कहता है, मम्मा आपको पता है सैंडी को हॉरर स्टोरी सुनकर डर लगता है और फिर वो बिस्तर में ही सूसू कर देती है। अंशा और पेप्सी इस पर हंसने लगते हैं तो सैंडी गुस्से में म्याऊं म्याऊं करके विक्रांत से शिकायत करती है। विक्रांत समझ जाता है कि सैंडी नाराज है। फिर वह सैंडी के माथे पर किस करके कहता है, मेरी प्रिंसेस को कौन परेशान कर रहा है। सैंडी विक्रांत की चेस्ट पर लेटकर आंखें बंद कर लेती है और विक्रांत बाकी तीनों को डांटता है, तुम तीनों को कल पनिशमेंट मिलेगी मेरी प्रिंसेस का मजाक बनाने के लिए। सैंडी विक्रांत की बात से खुश होकर बाकी तीनों को चीप चिढ़ाती है। वहीं अंशा अपने हब्बी और बेबीज के साथ वक्त एंजॉय कर रही थी। विक्रांत की स्टोरी खत्म होते होते सभी सो चुके थे। विक्रांत भी मुस्कुराते हुए सो जाता है। वही आधी रात अंशा बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर डर के भाव उभरने लगे। उसका शरीर बेचैनी से करवटें बदल रहा था। वह सपने में खुद को एक घने जंगल में भागते हुए देख रही थी। चारों ओर सन्नाटा और उसके पीछे भेड़ियों की भयानक गुर्राहट गूंज रही थी। उनकी चमचमाती लाल आंखें और तेज दांत उसकी ओर बढ़ते आ रहे थे। अंशा घबराहट में अपनी पूरी ताकत से भाग रही थी, लेकिन पैर जैसे बंद गए हों। भेड़िए तेजी से पास आ रहे थे। जैसे ही वे अंशा पर झपटने को हुए, उसने घबराकर जोर से चीख मारी और अचानक नींद से जाग गई। अंशा की चीख से विक्रांत भी हड़बड़ाकर उठ गया।
कमरे में हल्की रोशनी थी और विक्रांत ने देखा कि अंशा का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में डर साफ झलक रहा था। विक्रांत तुरंत उसकी ओर झुका और पूछा, स्वीट हार्ट, क्या हुआ? किसी बुरे सपने ने तुम्हें डरा दिया? अंशा ने डर से कांपते हुए सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, बहुत डरावना सपना था। मैं जंगल में थी और भेड़िए वो मेरे पीछे भाग रहे थे। विक्रांत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और प्यार से उसकी आंखों में देखा। स्वीट हार्ट, सब ठीक है, वो बस एक सपना था। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने अंशा को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, उसने धीमे और सुकून भरे स्वर में कहा। अंशा ने अपना सिर विक्रांत की चौड़ी छाती पर टिका दिया। उसकी तेज धड़कन अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। विक्रांत ने उसके पसीने से तर माथे को अपने हाथ से साफ किया और अपनी अंगुलियों से उसकी पीठ सहलाने लगा। विक्रांत ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, अब कोई डर नहीं, मैं यहाँ हूँ और जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई सपना परेशान नहीं कर सकता। अगर वो भेड़िए फिर से आए तो मैं खुद उनसे लड़ लूंगा, समझी? अंशा विक्रांत की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी थोड़ी बेचैनी थी। सर, आप मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहोगे ना? विक्रांत ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ स्वीट हार्ट। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे डर, तुम्हारी खुशी सब मेरा हिस्सा है। अंशा ने राहत भरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसकी बाहों में ही सोने लगी। विक्रांत ने उसे बेड पर अच्छे से लिटाया और उसके बालों को अपने हाथों से संवारते हुए देखा। वह खुद भी उसके पास लेट गया और अपनी बाहों में उसे भर लिया। अब आराम से सो जाओ स्वीट हार्ट, कोई डरावना सपना तुम्हें छू भी नहीं पाएगा, उसने प्यार से कहा। अंशा ने उसकी छाती पर सिर टिकाकर एक बार फिर से आंखें बंद कर लीं। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। विक्रांत ने उसके माथे पर एक नरम सा किस किया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे महसूस किया कि वह गहरी नींद में जा चुकी थी। विक्रांत ने उसकी मासूमियत को निहारते हुए खुद से कहा, मेरी क्यूट स्वीट हार्ट है। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। वहीं अगली सुबह का माहौल बेहद शांत और ताजगी भरा था। हल्की ठंडी हवा समुद्र की लहरों के साथ खेल रही थी। विक्रांत अपने प्राइवेट बीच पर अपने बेबीज के साथ मॉर्निंग वॉक पर आया था। उसने ब्लैक कलर का ट्रैकिंग सूट पहन रखा था, जो उसकी मजबूत और अट्रैक्टिव बॉडी को और निखार रहा था। उसके बाल हवा के साथ लहराते हुए उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। बीच के चारों ओर विक्रांत के बॉडीगार्ड तैनात थे, जो हर तरफ सतर्क निगाहें दौड़ा रहे थे। दूसरी तरफ सैंडी, पेप्सी और मैंगो समुद्र की लहरों के साथ मस्ती कर रहे थे। सैंडी रेत में उछल कूद कर रही थी। पेप्सी पानी के अंदर दौड़ते हुए अपनी नाक से लहरों को छूने की कोशिश कर रहा था और मैंगो भी पेप्सी के पीछे ही था। विक्रांत अपने डेली रूटीन के मुताबिक बीच पर रनिंग कर रहा था। उसकी तेज चाल, परफेक्ट मूवमेंट और पसीने की हल्की चमक उसे किसी मॉडल से कम नहीं दिखा रही थी। रनिंग खत्म करते ही उसने गहरी सांस ली और अपने बेबीज की तरफ देखा। सैंडी, पेप्सी और मैंगो को पानी में मस्ती करते देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। यह मुस्कान बड़ी दुर्लभ थी और शायद ही किसी ने उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखा हो। वह उनके पास गया और सैंडी को प्यार से देखा। तुम लोग तो खूब मस्ती कर रहे हो, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सैंडी ने उसकी आवाज सुनते ही फुदकना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही उछलकर विक्रांत के कंधे पर जा बैठी। चलो डैडी, उसने अपनी प्यारी आवाज में कहा। विक्रांत उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। पेप्सी, जो अब भी लहरों के पीछे भाग रहा था, विक्रांत की ओर देखने लगा। विक्रांत ने आवाज दी, पेप्सी बेबी, चलो अब। पेप्सी झट से रेत पर दौड़ते हुए विक्रांत के पास आ गया और अपनी पूंछ हिलाते हुए उसके पैरों के पास बैठ गया। मैंगो ने भी विक्रांत की तरफ अपनी शाही चाल में कदम बढ़ाए और उसके बगल में खड़ा हो गया। विक्रांत ने कहा, चलो अब वापस चलते हैं। सैंडी कंधे पर बैठी चुपचाप विक्रांत के बालों से खेल रही थी, जबकि पेप्सी और मैंगो एक दूसरे को देखने के बाद विक्रांत के पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद विक्रांत अपनी लग्जरी कार के पास पहुंचा। उसने अपनी जगह संभाली और सैंडी को आराम से अपनी गोद में बैठा लिया।
पेप्सी और मैंगो भी दूसरी कार में आराम से कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। कार के अंदर का माहौल बेहद सुकून भरा था। विक्रांत ने सैंडी को हल्के से गुदगुदाते हुए कहा, आज तो तुमने खूब मस्ती की प्रिंसेस। सैंडी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर क्यूट तरीके से स्माइल करने लगी। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और कार धीरे धीरे बीच से दूर जाती रही। सुबह 10 बजे ओबरॉय इंडस्ट्रीज। विक्रांत अपने शानदार कैबिन में बैठा था। चारों तरफ कीमती फर्नीचर, एक बड़ा सा टेबल और टेबल पर सजी हुई अलग अलग चीजें उसकी पावर और क्लास को बखूबी दिखा रही थी। वह अपने आईपैड पर सुबह की ताज़ा खबरें देख रहा था। न्यूज चैनल पर जो खबर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही थी वह थी मिनिस्टर दामले निगम ने अपने कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। विक्रांत के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने टेबल पर रखा पेपर वेट घुमाते हुए खुद से कहा, मुझसे उलझने वालों को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। मिनिस्टर, तुमने मेरे काम में टांग अड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तभी कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, विक्रांत ने गहरी आवाज में कहा। डेनिस मुस्कुराते हुए अंदर आया, हाथ में कुछ फाइलें लिए। गुड मॉर्निंग बॉस। विक्रांत ने डेनिस को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम कब से मुझे बॉस बुलाने लगे? तुम मेरे पिए बाद में हो, दोस्त पहले हो। ये फॉर्मेलिटी बाहर वालों के सामने करना। डेनिस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, वैसे तुम्हारी बीवी और बच्चे कैसे हैं? रंजीत से सुना था कि तुम अपने बच्चों को लंदन भेज रहे थे और फिर अंशा ने रो रो कर बहुत बवाल मचा दिया था। विक्रांत बस हम कहकर रह गया। फिर थोड़ी गंभीरता से बोला, उर्वशी से क्या पता चला? उर्वशी का नाम सुनते ही डेनिस का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने कहा, उर्वशी कपूर ग्रुप के लिए जासूसी कर रही थी। उसने दावा किया है कि इन 3 महीनों में उसने हमारी कंपनी की कोई भी जानकारी कपूर ग्रुप को नहीं दी, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं है। विक्रांत ने अपने माथे पर उंगलियों से रगड़ते हुए कहा, डेनिस, कपूर ग्रुप हमारी 2-4 जानकारियों का क्या करेगा जब उनकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे टेबल पर रखी है। अब उनकी बर्बादी की कहानी मैं ऐसी लिखूंगा कि भविष्य में कोई ओबरॉय इंडस्ट्रीज में जासूसी करने की सोच भी नहीं पाएगा। डेनिस ने हैरानी से पूछा, तुमने पहले ही सब कुछ पता कर लिया? कैसे? विक्रांत ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। विक्रांत, ओबरॉय को 2 कदम आगे रहने की आदत है। डेनिस ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई तुम तो जीनियस हो। इसके बाद डेनिस ने विक्रांत को उसके पूरे दिन का शेड्यूल समझाया। फिर वो लोग एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस से निकल जाते हैं। विक्रांत अपनी कार में बैठा था और अपने आईपैड पर अपने विला की सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। अंशा और बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बच्चे हमेशा की तरह गार्डन में ब्रेकफास्ट के बाद बॉल से खेल रहे थे और अंशा भी गार्डन में बैठकर स्टडी कर रही थी। वह अपने चेहरे को क्यूट बना रही थी। विक्रांत ने आईपैड की स्क्रीन को टच करते हुए कहा, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो मुझसे दूर जाने की, लेकिन तुम्हें लौटकर मेरे पास ही आना है। अंशा शर्मा। कुछ देर तक वह स्क्रीन को यूं ही घूरता रहा। फिर उसकी कार एक 5 स्टार होटल के सामने रुकी। विक्रांत अपने ट्रेडमार्क ब्लैक सूट में बेहद आकर्षक और प्रभावशाली लग रहा था। डेनिस उसके पीछे चलते हुए हर चीज का ध्यान रख रहा था। मीटिंग रूम में पहुंचते ही विक्रांत ने पूरे कमरे पर एक नजर डाली। वहां पहले से दूसरी कंपनी के लोग मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिसने विक्रांत की ओर खास ध्यान दिया। मिया कौर, जो अपनी कंपनी की प्रतिनिधि के रूप में वहां थीं, बेहद आत्मविश्वास से भरी और आकर्षक लग रही थीं। उनकी आंखें सीधे विक्रांत पर टिक गईं। उनकी मुस्कान में एक खास तरह की चुनौती थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबरॉय, मिया ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। गुड मॉर्निंग, विक्रांत ने सर्द आवाज में कहा। उसकी आंखों में वही ठंडक थी जो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा थी। डेनिस ने मिया की नजरों को नोटिस किया जो विक्रांत पर टिक चुकी थीं। वह मुस्कुराते हुए बोला, सही है। मीटिंग शुरू हुई। हर किसी ने अपने विचार रखे, लेकिन मिया की नजरें बार बार विक्रांत पर टिक जाती थी। विक्रांत जब भी अपने विचार व्यक्त करता, मिया के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती। डेनिस, जो पास ही बैठा था, ये सब गौर कर रहा था। उसने विक्रांत के कान में हल्के से कहा, भाई, लगता है आज कोई मीटिंग से ज्यादा तुम्हारी परवाह कर रहा है। विक्रांत ने डेनिस को घूरते हुए कहा, फोकस ऑन द मीटिंग। मिया ने जानबूझकर सबसे अंत में जाने का फैसला किया। जैसे ही विक्रांत अपनी कुर्सी से उठा, मिया ने धीमे कदमों से उसके पास आकर कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप काफी इम्प्रेसिव हैं। मुझे लगता है कि हमें इस मीटिंग से आगे भी कुछ बातें करनी चाहिए।
विक्रांत ने उसकी ओर देखा। मियाँ की आवाज में एक अजीब गहराई और आंखों में मादकता थी। आज रात अगर आप फ्री हैं तो मैं सोच रही थी कि हम डिनर पर मिल सकते हैं। शायद इस मीटिंग को थोड़ा और दिलचस्प बना दें। डेनिस, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठा। उसने सोचा, अब देखता हूँ विक्रांत क्या जवाब देता है। विक्रांत ने मियाँ की आंखों में सीधे देखते हुए सर्द आवाज में कहा, ऑफर तो बहुत अच्छा है मिस मियाँ, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मियाँ ने पल भर के लिए कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि विक्रांत उसकी बात पर गंभीरता से विचार करेगा, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। शायद आप मुझे थोड़ा और समय दें तो, मियाँ ने धीरे से कहा। मिस मियाँ, विक्रांत ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं हमेशा अपने गोल पर फोकस करता हूँ और मेरे पास ऐसी चीजों के लिए समय नहीं है जो मेरे बिजनेस से अलग हो। मियाँ के चेहरे पर हल्की सी झेंप आई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अलग हैं मिस्टर ओबरॉय। शायद यही बात आपको खास बनाती है। खैर, अगर कभी आपका मन बदले तो मुझे बताइएगा। विक्रांत बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। डेनिस ने विक्रांत का पीछा करते हुए मजाकिया लहजे में कहा, भाई, ये बात तो अंशा को बताने वाली है। उसके हब्बी पर एक लड़की लाइन मार रही थी। विक्रांत ने डेनिस को घूरते हुए कहा, जो तुम्हारा मन हो वो करो। यह कहकर विक्रांत आगे बढ़ गया। वही रात का वक्त, मिनिस्टर दामले निगम के बंगले का एक बड़ा कमरा। कमरे में टेबल पर महंगी शराब और ग्लास रखे हुए थे। कमरे में मिनिस्टर का बड़ा बेटा रवि निगम और उसका चाचा किशोर निगम बैठे हुए शराब पी रहे थे। दोनों के चेहरे पर गुस्से और दुख का मिला जुला भाव था। रवि ने अपने ग्लास को टेबल पर रखते हुए गुस्से में कहा, चाचू, जिसने भी मेरे डैड के साथ ये सब किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे ऐसी मौत दूंगा कि लोग देखकर कांप उठें। किशोर ने रवि को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, रवि, हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी चाहिए। जिसने भी ये किया है वह बहुत शातिर है। हमें पहले ये पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। रवि गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, चाचू, मैं इंतजार नहीं कर सकता। जिसने मेरे डैड को इस हाल तक पहुंचाया वो मेरी नजरों के सामने जिंदा नहीं बचेगा। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। किशोर ने सिर उठाकर देखा और कहा, आ जाओ। एक 21 साल का लड़का कमरे में दाखिल हुआ। उसने झिझकते हुए कहा, भाई, डैडी के दोस्त आपको और चाचा जी को बुला रहे हैं। रवि ने लड़के के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्के से थपथपाते हुए कहा, अक्षय, तुम चलो, हम आते हैं। अक्षय ने सिर हिलाया और कमरे से चला गया। रवि और किशोर ने एक दूसरे की ओर देखा। किशोर ने कहा, चलो देखते हैं ये लोग क्या कहना चाहते हैं, शायद कुछ नया पता चले। दोनों उठे और गंभीरता से कमरे से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ डेनिस ऑफिस से घर लौट रहा था। वह खुद अपनी कार ड्राइव कर रहा था। तभी उसकी नजर पैसेंजर सीट पर पड़ी, जहां उर्वशी का झुमका गिरा हुआ था। झुमके को देखकर डेनिस का ध्यान ड्राइविंग से हट गया और उसी समय एक आदमी अचानक उसकी कार के सामने आ गया। डेनिस की कार उस आदमी से टकरा गई। डेनिस तुरंत कार से बाहर निकला और देखा कि उस आदमी को काफी चोटें आई थीं। वह उसे तुरंत पास के अस्पताल ले गया और उसे एडमिट करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अस्पताल में डेनिस की नजर जावेद पर पड़ी। जावेद ने उसे बताया कि अंशा का दोस्त विकी भी इसी अस्पताल के वीआईपी वार्ड में भर्ती है। यह सुनकर डेनिस विकी से मिलने चला गया। जैसे ही डेनिस विकी के वार्ड में पहुंचा, उसने देखा कि विकी के पास एक लड़की और एक लड़का बैठे थे। विकी ने डेनिस को देखकर कहा, डेनिस सर, आप यहाँ? डेनिस मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ किसी काम से आया था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। वैसे क्या तुम मुझे इस ब्यूटीफुल गर्ल से नहीं मिलवाओगे? विकी हंसते हुए अपने बेड पर बैठ गया और बोला, हाँ, क्यों नहीं। ये ब्यूटीफुल गर्ल मेरी बड़ी बहन उर्वशी है। उर्वशी अंशा के दोस्त विकी की बड़ी बहन थी। अंशा भी उर्वशी को अपनी बड़ी बहन मानती थी, इसलिए डेनिस उर्वशी को विक्रांत की साली कहता था। डेनिस ने डेविल स्माइल के साथ उर्वशी को गले लगाया। विकी को डेनिस के फ्रेंडली नेचर के बारे में पता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वहीं जो लड़का उर्वशी के साथ खड़ा था, उसने गुस्से में डेनिस को उर्वशी से दूर करते हुए कहा, तुम कोई भी हो, लेकिन अगली बार अपन की जोरू को गले लगाने की कोशिश मत करना। डेनिस ने सवालिया नजरों से विकी को देखा। विकी समझ गया कि डेनिस उसके बगल में खड़े लड़के के बारे में पूछ रहा है। विकी ने मुंह बनाकर कहा, डेनिस सर, ये जो गोरिल्ला जैसी शक्ल वाला आदमी मेरी दीदी के पास खड़ा है, वो मेरी दीदी का होने वाला पति चंदन लाल है। विकी की बात सुनकर डेनिस को बहुत बुरा लगा।
उसके दिल में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। तभी एक नर्स विकी को इंजेक्शन लगाने आई और सभी को बाहर जाने को कहा। तीनों लोग वार्ड के बाहर आ गए। उर्वशी काउच पर बैठ गई और चंदन उसके लिए कॉफी लेने चला गया। उर्वशी डेनिस को इग्नोर करने के लिए अपने फोन पर गेम खेलने लगी। तभी डेनिस उसके पास आकर एक झटके में उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उर्वशी के गाल को अपने गाल से सहलाते हुए डेनिस ने सेक्सुअल वॉइस में कहा, बेबी, कल रात इतने रोमांटिक पल बिताने के बाद भी तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं। उर्वशी तुरंत उसकी गोद से उठ खड़ी हुई। डेनिस भी खड़ा हो गया और उसने पीछे से उर्वशी को हग करते हुए कहा, उर्वशी बेबी, चलो ना, कल का अधूरा काम पूरा करते हैं। डेनिस की बात सुनकर उर्वशी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने डेनिस को खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, मिस्टर डेनिस, मुझसे दूर रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हूँ तो आप बार बार मेरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। डेनिस ने उर्वशी को अपनी बाहों में भरते हुए डेविल स्माइल के साथ कहा, बेबी, गुस्से में तुम और भी हॉट लगती हो। डेनिस के हाथ उर्वशी के पूरे बदन पर चलने लगे, जो उर्वशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गुस्से में उर्वशी ने डेनिस को एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई और वहां मौजूद लोग उन दोनों को देखने लगे। डेनिस का गुस्सा भड़क गया। उसने उर्वशी को अपनी पीठ पर उठा लिया और एक खाली वार्ड में ले जाकर बेड पर पटकते हुए कहा, बेबी, बहुत हाथ चलते हैं तुम्हारे। अब देखो डेनिस भारद्वाज तुम्हारा क्या हाल करता है। डेनिस ने उर्वशी का दुपट्टा खींचकर फेंका ही था कि 3 नर्स वहां आ गई। उन्हें देखकर डेनिस रुक गया। नर्सों को देखते ही डेनिस की पकड़ ढीली हो गई। उर्वशी ने इसका फायदा उठाकर उसे धक्का दिया और वहां से रोते हुए भाग गई। डेनिस गुस्से में खड़ा होकर खुद से बोला, उर्वशी बेबी, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। ओबेरॉय विला में विक्रांत ऑफिस से लौटकर सीधे अपने कमरे में चला गया था। उधर किचन में अंशा अपने बेबीज के साथ केक बनाने में व्यस्त थी। सैंडी अंशा के कंधे पर बैठी थी, जबकि पेप्सी और मैंगो पीछे खड़े थे। पेप्सी मैंगो से मजाकिया अंदाज में पूछता है, बड़ी बिल्ली, इस केक का क्या फ्यूचर है? मैंगो कुछ देर सोचने के बाद बोला, वही जो मम्मा की हर डिश का होता है। पेप्सी दांत दिखाते हुए बोलता है, यानी कि कूड़े का डब्बा। अंशा, जो केक बनाने में व्यस्त थी, पेप्सी और मैंगो की बातें सुनकर अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम दोनों नालायक हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन आज मेरे हाथों का बना केक खाकर आज तुम्हारे मुंह सिर्फ मेरी तारीफ निकलेगी। वेट एंड वॉच। यह कहते हुए अंशा अपने तीनों नालायक बच्चों को किचन से बाहर भगा देती है। उधर विक्रांत शावर के नीचे किसी गहरी सोच में डूबा खड़ा था। तभी रूम में रखा उसका फोन बजने लगता है, जिससे विक्रांत अपनी सोच से बाहर आ जाता है। शावर लेकर विक्रांत अपनी कमर टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर आता है और फोन चेक करता है। फोन बॉडीगार्ड रंजीत का था। विक्रांत तुरंत उसे कॉल बैक करता है। रंजीत फोन उठाते ही कहता है, बॉस, आज रात 3 बजे हमारा डायमंड का शिप ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहा है। आपका वहाँ होना जरूरी है। विक्रांत अपनी ठंडी आवाज में जवाब देता है, ओके, तुम सारी तैयारियां अच्छे से कर लो, क्योंकि मुझे गलती बिल्कुल पसंद नहीं है। रंजीत तुरंत बोलता है, जी बॉस। इसके बाद विक्रांत फोन काट देता है। विक्रांत एक कैजुअल शर्ट और पैंट पहनता है, जिसमें वह बेहद हैंडसम लग रहा था। उधर अंशा मैक्सी के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना सजा रही थी। जैसे ही विक्रांत डाइनिंग हॉल में आता है, वह अंशा को देखकर ठहर जाता है। अंशा ने पीच कलर की फ्रॉक ड्रेस पहनी थी, जिसमें वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उसके खुले सिल्की स्ट्रेट बाल, गोरे गाल और बड़ी बड़ी हरी आंखें उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। विक्रांत टेबल के पास खड़ी अंशा को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, स्वीट हार्ट, आज इतनी मेहनत किस खुशी में? अंशा मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोलती है, सर, आपके लिए सरप्राइज है। फिर अंशा विक्रांत को बैठने के लिए कहती है और साथ ही आंखें बंद करने को कहती है। खुद किचन में जाकर कुछ लेकर आती है और टेबल पर रखते हुए उत्साह से कहती है, सर, ओपन योर आईज। जैसे ही विक्रांत आंखें खोलता है तो वह चौंक कर कहता है, स्वीट हार्ट, ये तुम सैंडी को टेबल पर बैठाकर क्या देखना चाहती हो? अंशा विक्रांत बात पर जोर से हंसते हुए बोलती है, सर, ये सैंडी नहीं बल्कि केक है। तभी सैंडी फुदकते हुए आती है और टेबल पर चढ़ जाती है। अंशा ने जो केक बनाया था वह हूबहू सैंडी जैसा लग रहा था। सैंडी उसे अपनी दुश्मन बिल्ली समझकर म्याऊ म्याऊ करने लगती है। विक्रांत कभी केक को और कभी सैंडी को देख रहा था। उधर पेप्सी और मैंगो की भी हंसी छूट रही थी। विक्रांत अंशा को अपनी गोद में बैठाकर प्यार से कहता है, स्वीट हार्ट, तुम हर चीज में अच्छी हो,
लेकिन रोमांस में अभी भी कच्ची हो, तो क्यों ना आज रात थोड़ी रोमांस की प्रैक्टिस हो जाए। अंशा आंखें छोटी करके विक्रांत को घूरते हुए कहती है, सर आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरी क्रिएटिविटी की एक बार भी तारीफ नहीं की। विक्रांत उसके गालों को सहलाते हुए डेविल स्माइल के साथ कहता है, स्वीट हार्ट, मेरा तारीफ करने का तरीका अलग है। अंशा मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे मंजूर है। फिर क्या था? विक्रांत ने अंशा का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और अपने सख्त होंठ अंशा के नरम होंठों पर रख दिए। पूरी शिद्दत से उसने अंशा के होंठों पर किस करना शुरू कर दिया। उधर सारे सर्वेंट वहां से खिसक गए, लेकिन विक्रांत के नालायक बच्चे अभी भी वहीं मौजूद थे। विक्रांत के हाथ अंशा की कमर पर चल रहे थे, जिससे अंशा के पूरे शरीर में मदहोशी का करंट दौड़ने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। विक्रांत के हाथ अब अंशा के शरीर के हर हिस्से को छू रहे थे और अंशा इस मदहोशी में मचल मचल जा रही थी। तभी विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से जकड़ लिया, जैसे आज उसने खाने की जगह अंशा को ही छकने का मन बना लिया हो। वहीं विक्रांत और अंशा अपने किस में खोए हुए थे। उधर सैंडी ने केक को अपनी दुश्मन बिल्ली समझकर उस पर हमला कर दिया और केक का सत्यानाश कर दिया। अब अंशा को अफसोस हो रहा था कि उसने विक्रांत से अपनी तारीफ करने को क्यों कहा। विक्रांत ने अंशा के होंठों को छोड़ दिया। विक्रांत के हाथों की छुअन अंशा को और मदहोश कर रही थी। इसी बीच अंशा मन ही मन खुद को कोस रही थी, हे भगवान, मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी। मैंने सोते शेर को जगा दिया। अब मेरा क्या होगा? आज विक्रांत सर मेरे होंठों का कचूमर निकाल कर ही मानेंगे। अंशा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ देर बाद अंशा डाइनिंग टेबल की तरफ देखती है तो वह सैंडी को केक से होली खेलते हुए देखती है। इस पर अंशा रोते हुए खुद से कहती है, डैडी ने मेरे होंठों का कचुम्बर निकाल दिया और बेटी ने मेरे केक का कचुम्बर निकाल दिया। मैं कैसे जंगलियों के बीच फंस गई हूँ। फिर विक्रांत अंशा के गाल पर किस करके प्यार से कहते हैं, स्वीट हार्ट, बच्चे ऐसे ही अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं। और तुम भी तो बचपन में सासू माँ और ससुर जी की नाक में दम करके रखती थीं। अंशा विक्रांत को हैरानी से देखकर पूछती है, आपको कैसे पता कि मैं अपने मम्मी पापा की नाक में दम करके रखती थी? विक्रांत रहस्यमय मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, स्वीट हार्ट, विक्रांत ओबरॉय से कुछ नहीं छिप सकता। फिर ओबरॉय फैमिली डिनर करके सोने चली जाती। वही शहर के एक पुराने श्मशान में एक लड़की पहुंचती है और खुद से कहती है, विक्रांत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं अब तुम्हें और किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिसेस विक्रांत ओबरॉय तो मैं ही बनूंगी। फिर वह लड़की श्मशान में चारों ओर देखने लगती है। तभी उसे श्मशान के कोने में एक बड़े पत्थर पर बैठा तांत्रिक दिखाई देता है। वह लड़की तेज कदमों से तांत्रिक के पास पहुंचती है। तांत्रिक आंखें बंद कर ध्यान मग्न था। लड़की अपने पर्स से 2000 के नोटों की गड्डियां निकालकर तांत्रिक के सामने रखती है और कहती है, बाबा, मेरी मदद करो, आपका बहुत नाम सुना है। तांत्रिक अपनी आंखें खोलकर नोटों की गड्डियों को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, प्रेम का चक्कर है ना? लड़की दुखी मन से कहती है, जी बाबा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, पर वह किसी दूसरी लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो गया है कि उसे कोई और दिखाई ही नहीं देता। मेरी मदद करो, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि वह मेरे प्यार में पड़ जाए और खुद ही उस दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल फेंके। तांत्रिक मुस्कुराते हुए एक इंसान की खोपड़ी हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ता है। देखते ही देखते खोपड़ी राख में बदल जाती है। तांत्रिक वह राख लड़की को देकर गंभीर भाव से कहता है, बच्चा, यह राख तुम उस लड़के के खाने पीने में मिलाकर खिला या पिला देना। फिर एक अंधेरे कमरे में उसका चेहरा देखे बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना। इसके बाद वह हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। लड़की तांत्रिक को धन्यवाद देकर श्मशान से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठ जाती है। फिर इविल स्माइल के साथ खुद से बोलती है, विक्रांत, चाहती तो तुम्हें ड्रग्स देकर एक रात के लिए अपना बना सकती थी, पर मुझे तुम्हारी हर रात चाहिए। वह प्यार, वह जगह जो तुमने उस अंशा को दे रखी है, मुझे सब चाहिए, क्योंकि उन सब पर मेरा हक है। एक बार तुम्हें अपना बना लूं, उसके बाद उस अंशा की जिंदगी में नर्क बना दूंगी। बस एक हफ्ता और, उसके बाद विक्रांत, तुम मेरे होगे। वहीं दूसरी तरफ रात के 3 बजे समुद्र के किनारे एक शिप पर कई लोग बड़े बड़े बक्से लोड कर रहे थे। तभी एक BMW कार आकर रुकती है। उसमें से एक हैंडसम और डैशिंग आदमी उतरता है, जिसने ब्लैक कलर का कोट पैंट और ब्लैक शर्ट पहना हुआ है और आंखों पर शेड्स लगाए हुए हैं।
वहां मौजूद सारे लोग उसे देखते ही अपना सिर झुका लेते हैं। तभी एक ब्लैक यूनिफॉर्म पहने हुए बॉडीगार्ड आकर सिर झुकाकर कहता है, किंग, सब रेडी है। जैसा कि आप जानते हैं, काली दुनिया में विक्रांत को सब लोग किंग के नाम से जानते हैं। विक्रांत बस हम कहता है और अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर चारों ओर देखता है। फिर अपने साथ खड़े डेनिस से कहता है, डेनिस, तुमने सब कुछ चेक कर लिया ना? डेनिस सिर झुकाकर जवाब देता है, जी किंग, सब कुछ ठीक है। विक्रांत का डायमंड का शिप समुद्री रास्ते से ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाता है। वहीं विक्रांत जैसे ही अपनी कार में बैठने के लिए मुड़ता है तो वह कार के शीशे में एक नकाबपोश आदमी को हाथ में गन लिए देखता है। इससे पहले कि नकाबपोश विक्रांत पर गोली चला पाता, विक्रांत अपनी गन निकालकर बहुत ही स्टाइल से घूमते हुए सीधा उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली मार देता है। ये सब इतना अचानक हुआ कि वहाँ मौजूद किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तभी विक्रांत के बॉडीगार्ड उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। विक्रांत एटीट्यूड में उन्हें हटाते हुए कहता है, अभी तक वो गोली नहीं बनी जो विक्रांत ओबेरॉय के सीने को चीर सके। फिर विक्रांत रंजीत से कहता है, जाओ देखो ये कमीना कौन था। रंजीत जाकर उस नकाबपोश का चेहरा देखता है और फिर उसकी टांग पकड़कर खींचते हुए विक्रांत के पास लाता है। डेनिस गंभीर स्वर में कहता है, किंग, ये तो चंगेज खान का भाई है। लगता है ये कमीना अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था। विक्रांत चंगेज खान के भाई की लाश को देखकर कोल्ड वॉइस में रंजीत से कहता है, रंजीत, इसकी लाश को समुद्र में फेंक दो। इतना कहकर विक्रांत अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। सुबह के 5 बजे विक्रांत अपने विला पहुंचता है। जब वह अपने रूम में आता है तो अंशा को एक तकिया गले लगाकर सोते हुए देखता है। इस वक्त अंशा एक खरगोश के बच्चे की तरह क्यूट लग रही थी। विक्रांत मुस्कुराते हुए बेड के पास जाता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, मेरी क्यूट खरगोशनी। फिर विक्रांत शावर लेने बाथरूम चला जाता है। कुछ देर बाद शावर लेकर बाथरोब पहनकर बाहर आता है और क्लोजेट में जाकर ब्लैक लोअर और टी शर्ट पहनता है। जब वह वापस रूम में आता है तो देखता है कि अंशा नींद में मुस्कुराते हुए कुछ बड़बड़ा रही है। विक्रांत उसके पास जाकर अपना कान उसके होंठों के करीब करता है और सुनता है कि वह कह रही है, मैंगो बेबी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें विक्रांत सर से अच्छे डैडी लाकर दूंगी जो तुम्हें मुझसे दूर लंदन नहीं भेजेंगे। सैंडू, मियो मियो करके बताओ, इनमें से कौन सा लड़का ज्यादा हैंडसम है? मैं किससे शादी करके तुम्हारा डैडी बनाऊं? पेप्सी बेबी, तुम कोने में क्यों शर्मा रहे हो? शादी मेरी है, तुम्हारी नहीं। अंशा की बातें सुनकर विक्रांत की भौहें सिकुड़ गईं और माथे की नसें उभर आईं। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गईं। विक्रांत ने अंशा की बाहों से तकिया खींचकर दूर फेंक दिया, लेकिन अंशा की गहरी नींद नहीं टूटी। वह अब भी मुस्कुराते हुए बड़बड़ा रही थी, बेबी, तुम तीनों को यह लड़का ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ओके, मैं इससे शादी कर लेती हूँ। ए पंडित, जल्दी मंत्र पढ़ो। शादी के बाद मुझे अपने हब्बी के साथ फर्स्ट नाइट भी तो मनानी है, ताकि मैं अपने तीनों बेबीज को एक छोटा भाई या बहन दे सकूं। इतना कहकर अंशा नींद में ही शर्माने लगी। शादी, फर्स्ट नाइट और बच्चों की बातें सुनकर विक्रांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सोचकर कि अंशा अब भी किसी और से शादी के सपने देखती है, विक्रांत के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से में अंशा के नाइट सूट को फाड़ने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि अचानक फिर से अंशा की बात सुनता है। अंशा रोते हुए कह रही थी, नहीं, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, मुझे मेरे विक्रांत सर से ही शादी करनी है। मेरे विक्रांत सर वर्ल्ड के बेस्ट हबी हैं। मैं उन्हें कितना परेशान करती हूँ, लेकिन वह बस थोड़ी सी डांट कर मुझे कितना सारा प्यार करते हैं। तुम तीनों नालायकों ने ही मेरे कान भरे थे, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे विक्रांत सर चाहिए, वह भी पूरी लाइफ के लिए। आई लव। अंशा की बातें सुनकर विक्रांत का गुस्सा ठंडा हो गया। वह बेड पर उसके पास लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके पूरे बदन को सहलाते हुए जुनून से कहता है, स्वीट हार्ट, तुम्हें ख्वाबों में भी किसी और को देखने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे ख्वाबों पर भी मेरा हक है। इसके बाद विक्रांत उसके चेहरे पर प्यार भरे चुंबन करता है और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को सहलाता है। अंशा नींद में मुस्कुराते हुए क्यूट फेस बनाकर कहती है, मेरे ठरकी विक्रांत सर। फिर वह विक्रांत की कमर पर अपना पैर रख देती है। तब जाकर विक्रांत शांत होता है और उसे टाइट हग करके सो जाता है। वही अगली सुबह 8 बजे मुंबई की एक चौल में उर्वशी अपने घर में पूजा कर रही थी।
कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। तभी घर की घंटी बजती है। उर्वशी दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर विकी को खड़ा देखकर उसे गले लगाते हुए कहती है, डिस्चार्ज मिल गया था तो मुझे फोन करके बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से लेने आ जाती। तुम अकेले क्यों आए? विकी मुस्कुराते हुए कहता है, उर्वशी दी, मैं अकेला थोड़ी आया हूँ, मुझे डेनिस सर छोड़ने आए हैं। डेनिस एक शैतानी मुस्कान के साथ विकी के पीछे से निकलकर उर्वशी से कहता है, गुड मॉर्निंग मिस उर्वशी। डेनिस को देखकर उर्वशी के चेहरे का रंग उड़ गया और डर से उसके पैर कांपने लगे। विकी डेनिस को घर के अंदर लेकर आता है और दोनों कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। उर्वशी तो अभी भी डेनिस को देखकर शॉक में थी। विकी उर्वशी से पानी लाने को कहता है। उर्वशी विकी की बात सुनकर होश में आती है और सीधा किचन में चली जाती है। कुछ देर में उर्वशी ट्रे में पानी के 2 गिलास लेकर आती है। उर्वशी दोनों को पानी देती है। डेनिस उर्वशी को ऊपर से नीचे तक देखता है। आज उर्वशी ने सफेद रंग की कुर्ती जीन्स पर पहनी हुई थी, अपने बालों का मैसी बन बनाया हुआ था और कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे। डेनिस बस उर्वशी को अपनी लालसा भरी नजरों से देखता जा रहा था। वहीं विकी उर्वशी से कहता है, दी, मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। डेनिस सर, आप मेरी दी के हाथों की चाय पीकर ही जाना। उर्वशी डेनिस की वजह से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसे डेनिस की पिछली हरकतों के कारण डर भी लग रहा था। वहीं विकी अपने रूम में चला जाता है। विकी के जाते ही डेनिस शैतानी मुस्कान के साथ उर्वशी की कलाई पकड़कर उसे अपनी गोद में गिरा लेता है और फिर उर्वशी के कान पर बाइट करके बोला, बेबी, आज तो तुम कयामत लग रही हो, चलो डेट पर चलते हैं। उर्वशी गुस्से में डेनिस को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहती है, मिस्टर डेनिस, ये क्या बदतमीजी है? मैं कोई उठाई गिरी लड़की नहीं हूँ कि जब चाहे आप मुझे छू सकें। दूर हटिए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। डेनिस अचानक ही उर्वशी को किचन में ले पहुँचता है और उसे किचन की स्लैब पर बैठा देता है। वह उसके पैरों के बीच खड़ा होकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहता है, बेबी, मैंने कब कहा कि तुम उठाई गिरी लड़की हो? तुम तो वो आग हो जो किसी भी मर्द को जलाकर राख कर सकती है। उर्वशी डेनिस को खुद से दूर धकेल रही थी, पर डेनिस जैसे हट्टे कट्टे इंसान को वह हिला भी नहीं पा रही थी। वहीं डेनिस की नजर स्लैब पर रखी जैम की बोतल पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है। उर्वशी गुस्से में डेनिस के सीने पर मुक्के मार रही थी और डेनिस अपने ही ख्यालों में गुम शैतानी मुस्कान कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जयपुर के प्राचीन शिव मंदिर में पंडित वेद प्रताप जी भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान मग्न थे। तभी उनके कानों में आवाज पड़ती है, प्रणाम। वेद प्रताप जी बिना आंखें खोले ही कहते हैं, आइए महाराज, हमें आपका और महारानी का ही इंतजार था, बैठिए। महाराज और महारानी आसन पर बैठ जाते हैं। महारानी वेद प्रताप जी से बहुत ही बेसब्र होकर पूछती हैं, पंडित जी, वह लड़की जिससे आत्माएं दिखाई देती हैं, उसका नाम क्या है? वह हमें कहाँ मिलेगी? वह कैसी दिखती है और हमारी मदद कैसे करेगी? वेद प्रताप जी अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, महारानी, आपके सभी सवालों में से कुछ का जवाब तो मैं अभी देता हूँ। महाराज और महारानी वेद प्रताप जी की ओर बहुत ध्यान से देखने लगते हैं। वेद प्रताप जी कहते हैं, उस लड़की का नाम अंशा शर्मा है, वह इस वक्त मुंबई में है। फिर वेद प्रताप जी अपने पास रखा एक पेपर उठाकर महाराज को सौंपते हुए कहते हैं, यह उस लड़की का चित्र है, आप इस चित्र के सहारे अंशा को आराम से ढूंढ पाएंगे। महाराज और महारानी जब अंशा का चित्र देखते हैं तो महारानी के मुंह से एक ही बात निकलती है, यह लड़की तो अप्सरा की तरह खूबसूरत है। महाराज भी कहते हैं, महारानी, आप सही कह रही हैं, यह बच्ची वाकई बहुत खूबसूरत है। वेद प्रताप जी मुस्कुराते हुए महाराज और महारानी की बातों को सुनकर कहते हैं, महाराज और महारानी, सबसे जरूरी बात तो सुन लीजिए। महाराज ने कहा, जी बोलिए। वेद प्रताप जी कहते हैं, अंशा आपकी मदद तभी कर सकती है जब वह आपके परिवार की सदस्य बन जाए। यह बात सुनकर महाराज और महारानी वेद प्रताप जी को हैरानी से देखने लगते हैं। तभी वेद प्रताप जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, आपको अंशा को अपने घर की बहू बनाना होगा, तभी वह आपके परिवार की मुसीबत को हल कर पाएगी। महाराज और महारानी एक दूसरे को देखते हैं। फिर महारानी वेद प्रताप जी से कहती हैं, ठीक है, हम अंशा की शादी छोटे राजकुमार से करवा देंगे। वेद प्रताप जी अपनी जगह से खड़े होकर कहते हैं, महारानी,
अंशा के नक्षत्र बड़े राजकुमार के साथ मिल रहे हैं। उन दोनों की कुंडली देखकर हमें ऐसा पता चला है स्वयं भगवान ने ही अंशा और बड़े राजकुमार की जोड़ी बनाई है। बड़े राजकुमार का नाम सुनकर महारानी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। महाराज महारानी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, महारानी आप चिंता मत कीजिए, एक बार अंशा मिल जाए बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। फिर महाराज और महारानी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वापस अपने महल लौट जाते हैं। वहीं मुंबई में डेनिस उर्वशी के पैरों के पास जैम की बोतल लिए खड़ा था और अपनी शैतानी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। उर्वशी नम आंखों के साथ डेनिस से गुजारिश करते हुए बोली, प्लीज डेनिस जी, मुझे जाने दीजिए। जो कुछ आप मुझसे जानना चाहते थे वह तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? डेनिस ने उर्वशी के होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, श्श बेबी चुप रहो, वरना तुम्हारा भाई यहाँ आ जाएगा और हमें इस हालत में देखकर वह क्या सोचेगा। ये कहकर डेनिस ने जैम की बोतल खोली और अपनी उंगली में जैम लेकर उसे उर्वशी के गालों पर लगाया। उर्वशी को डेनिस की इस हरकत का मतलब समझ नहीं आ रहा था। वहीं डेनिस अपनी शैतानी मुस्कान के साथ उसके गालों पर लिकिंग करने लगता है। इस दौरान डेनिस का एक हाथ उर्वशी के शरीर को सहला रहा था। उर्वशी डेनिस की इस हरकत से स्तब्ध थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। अचानक उर्वशी की आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ देर बाद डेनिस की नजर उर्वशी के गुलाबी होंठों पर गई। उसने गहरी निगाहों से उनके होंठों को देखा और जैम उसके होंठों पर भी लगा दिया। उर्वशी ने डेनिस को रोकने की लाख कोशिश की, लेकिन डेनिस ने उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वह उर्वशी को वाइल्ड किस करने लगता है। फिर डेनिस जैम लेकर उसकी गर्दन, कॉलर बोन पर भी लगाने लगा और वहाँ भी किस करने लगा। इन सब के बीच कब उर्वशी के हाथ डेनिस के बालों तक पहुंच गए उसे पता ही नहीं चला। वह आंखें बंद करके डेनिस के स्पर्श को महसूस करने लगी। डेनिस सेक्सुअल आवाज में उर्वशी के कान में फुसफुसाते हुए बोला, उर्वशी बेबी, क्या मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को खा सकता हूँ? उर्वशी उसके एहसासों में डूबी, सिर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद डेनिस मुस्कुराते हुए उसकी कुर्ती को उसके कंधों से नीचे खिसकाने लगा। इस समय उर्वशी के गोरे कंधे डेनिस के सामने थे। डेनिस जैम लेकर उसके कंधों पर लगाया और उन पर किस करने लगता है। अब डेनिस भी मदहोश हो रहा था और खुद पर काबू खोने लगा था। वह उर्वशी की कुर्ती उतारने ही वाला था कि तभी घर की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज सुनकर उर्वशी होश में आ गई और उसने डेनिस को खुद से दूर धकेल दिया और फिर उसने गुस्से में उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और रोते हुए कहा, आप निहायती घटिया इंसान हैं। आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। आज मुझे खुद से घिन आ रही है कि मैंने आप जैसे इंसान को अपने दिल में जगह दी। डेनिस गुस्से में उर्वशी के बाल पकड़कर उसे अपने करीब लाकर बोला, मिस उर्वशी, यह याद रखना कि तुम्हें मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहूंगा। अब ये मेरी भी जिद है। घर के दरवाजे पर खड़े उर्वशी के दादाजी, जो चंदन के साथ डॉक्टर के पास गए थे, दरवाजे को जोर से पीटने लगे। डेनिस ने दरवाजा खोला। उर्वशी के दादाजी ने डेनिस को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि एक बार अंशा ने उन्हें डेनिस से मिलवाया था। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, तुम यहाँ? डेनिस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादाजी, मैं विकी को छोड़ने आया था। अच्छा, अब चलता हूँ। इतना कहकर वह चंदन को घूरते हुए वहाँ से चला गया। वहीं किचन में उर्वशी जमीन पर बैठकर रो रही थी। अब उसे डेनिस से डर लगने लगा था, क्योंकि वह एक साइको आशिक की तरह उसके पीछे पड़ गया था। ओबेरॉय इंडस्ट्री के मीटिंग हॉल में विक्रांत ने सभी एम्प्लॉई की अच्छे से क्लास लगा दी थी। बेचारे सभी एम्प्लॉई डर से कांप रहे थे। इस समय विक्रांत किसी हैंडसम शैतान से कम नहीं लग रहा था। सभी एम्प्लॉई बस मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। विक्रांत अपनी गुस्से से लाल आंखों से सभी को घूरते हुए मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया। वहीं पीछे से सभी कर्मचारी अपने अपने माथे का पसीना पोंछकर राहत की सांस लेते हुए हॉल से बाहर निकल गए। पीछे से डेनिस खुद से बड़बड़ाता है, ये विक्रांत भी ना कभी नहीं सुधरेगा। जब देखो सब पर गुस्सा करता रहता है। मासूम अंशा इस गुस्से के देवता को कैसे संभालती होगी? उसकी वीरता के लिए तो कभी कभी उसे वीरता पुरस्कार देने का मन करता है। जैसे ही विक्रांत अपने केबिन में पहुंचा, अपनी प्यारी सी फैमिली को देखकर उसका सारा गुस्सा छुमंतर हो गया। वह काउच पर जाकर अंशा और अपने बेबीज के पास बैठ गया। सैंडी तुरंत विक्रांत की गोद में जाकर बैठ गई और मैंगो और पेप्सी बेचारे हमेशा की तरह बस मुंह ताकते रह गए।
सैंडी हमेशा ही अपने छोटे होने का फायदा उठाती थी। विक्रांत हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने तीनों बेबीज के माथे पर बारी बारी से किस करता है और कहता है, मेरे बेबीज को डैडी की याद आ रही थी। अंशा मासूम सा चेहरा बनाकर सैंडी को विक्रांत की गोद से उठाती है और खुद विक्रांत की गोद में बैठकर कहती है, सर, इन नालायकों को नहीं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। और ये तीनों नालायक तो मेरे साथ आ ही नहीं रहे थे, मैं इन्हें आइसक्रीम का लालच देकर लाई हूँ। विक्रांत सैंडी, पेप्सी और मैंगो को मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, ओह, मेरे बेबीज लालची हो गए। डैडी से ज्यादा बेबीज को आइसक्रीम प्यारी हो गई है। सैंडी, पेप्सी और मैंगो तीनों ही नाम में सिर हिलाकर अंशा को घूरने लगते हैं कि उनकी मम्मा ने डैडी के सामने उनकी पोल खोल दी। वहीं विक्रांत अपने केबिन में बॉडीगार्ड जावेद को बुलाता है और अपने तीनों बेबीज को जावेद के साथ बाहर घूमने और आइसक्रीम खाने के लिए भेज देता है। अब दोनों केबिन में अकेले थे। विक्रांत अंशा की कमर पर हाथ रखकर और उसका कंधा सहलाते हुए कहता है, स्वीटहार्ट, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? विक्रांत की बात सुनकर अंशा हैरान रह जाती है कि वाकई उसे विक्रांत की इतनी याद क्यों आ रही थी। वहीं विक्रांत उसके कंधे से उसकी ड्रेस की स्ट्रैप नीचे खिसकाते हुए कहता है, स्वीटहार्ट, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अंशा बात को टालने के लिए मुस्कुराते हुए कहती है, सर, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है और इसी बहाने शोभित और उसकी फैमिली से भी मिल लूंगी। विक्रांत उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए अचानक उसे काउच पर लिटा देता है और उसके ऊपर झुककर कहता है, स्वीटहार्ट, अभी मैं काफी बिजी हूँ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो हम सब मिलकर दिल्ली चलेंगे। इसके बाद विक्रांत अंशा के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। अंशा अपने नाजुक हाथों से उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। विक्रांत को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ जाता है और वह अंशा के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है। अंशा विक्रांत के नीचे छटपटाने लगती है। अंशा कसकर अपने होंठ बंद कर लेती है ताकि विक्रांत उसे और आगे न बढ़ सके, लेकिन विक्रांत गुस्से में उसकी कमर पर चुटकी काटता है, जिससे अंशा के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। विक्रांत तुरंत अपनी जीभ से उसके होंठों पर कब्जा कर लेता है और उसे फ्रेंच किस करने लगता है और अपनी किस के जरिए वह उसे अपनी तड़प का एहसास करवा रहा था। अंशा खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन विक्रांत उसकी हर कोशिश को बेअसर कर देता है। उसकी हरकतें विक्रांत को और ज्यादा वाइल्ड बना देती हैं। विक्रांत उसके निचले होंठ पर हल्का सा बाइट करता है, जिससे अंशा दर्द से कराह उठती है। अंशा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होती हैं, लेकिन विक्रांत तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए। 25 मिनट बाद जब विक्रांत उसे छोड़ता है तो अंशा लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। विक्रांत उसके होंठ छोड़कर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। अंशा मन ही मन खुद को कोसती है, तू गधी है अंशा, तू जानती थी कि विक्रांत सर कितने बड़े ठरकी हैं, फिर भी उनसे मिलने आ गई। अब भुगत इस ठरकी की ठरक। विक्रांत तब तक नहीं रुका जब तक उसने अंशा के शरीर के हर हिस्से को अपने होंठों से महसूस नहीं कर लिया। अब अंशा अपने फैसले पर पछताती हुई मन ही मन खुद को फांसी लगाने की सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंशा के कायनलेज की कैंटीन में हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन एक कोने की टेबल पर अंशा के 3 दोस्त विकी, नीति और मधु बैठे थे और अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। चर्चा का विषय फिर वही था, अंशा और विक्रांत। मधु ने विकी और नीति से पूछा, क्या कभी अंशा विक्रांत जी के चुंगल से निकल पाएगी? विकी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कभी नहीं। विक्रांत जी बहुत खतरनाक हैं, उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। अंशा को उनसे बचाना तो दूर, उनके खिलाफ खड़ा होना भी नामुमकिन है। नीति ने सहमति में सिर हिलाया, सच कह रहे हो। विक्रांत जी सिर्फ ओबेरॉय इंडस्ट्री का मालिक नहीं, बल्कि पूरी एशिया की किंग है। वो एक ऐसे आदमी है जो जोश में हो तो पहाड़ भी हिला सकते हैं, तो उनके चुंगल से बचकर निकलना मुश्किल है। उनकी बातें चल ही रही थीं कि कॉलेज के कुछ लड़के उनके पास आ गए। उनमें से एक ने उत्सुकता से पूछा, यार विकी, अंशा कैसी है? वो कॉलेज कब आएगी? विकी ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम लोग ये बात भूल जाओ, वो विक्रांत जेलर कभी अंशा को कायनलेज नहीं आने देगा। लड़कों में से एक जोर से बोला, हे भगवान, ये जुल्म हम पर मत करना। अंशा के बिना ये कॉलेज नहीं बल्कि कब्रिस्तान जैसा लगता है। मैं 10 नारियल चढ़ाऊंगा, बस आप अंशा को कॉलेज भेज दो। वही मधु ने नीति के कान में मुस्कुराते हुए कहा, देख रही हो, ये बेचारे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं।
इन सब ने कब से लाइन में लगकर इंतजार किया है कि हरी आंखों वाली अंशा उनकी हो जाए, लेकिन बाजी तो विक्रांत जी मार गए। नीति भी हल्का सा मुस्कुराई। सच कह रही हो, मेरे भाई का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो दिन रात अंशा की फोटो देखकर आहें भरता रहता है। विकी ने झल्लाते हुए लड़कों की ओर देखा। तुम सबको समझ नहीं आता? अंशा विक्रांत जी की मंगेतर है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी अक्ल है तो ये सब सपने देखना बंद करो। लड़कों में से एक बोला, यार विक्रांत जी तो विलेन निकले। हमारे कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर आए थे और हमारी अंशा को ही हमसे छीन कर ले गए। ये गलत है। मधु ने चुटकी ली। विलेन? वो तो सुपर विलेन है। तुम लोगों को तो अब आदत डाल लेनी चाहिए कि अंशा को सिर्फ याद कर सकते हो, देख नहीं सकते। लड़कों में से एक ने गंभीरता से कहा, अगर अंशा कॉलेज वापस नहीं आई तो मैं ये कॉलेज छोड़ दूंगा। मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। अंशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक और लड़का बोला, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो खूबसूरती मासूम लड़की को परेशान करता हो। विक्रांत जी को क्या लगता है वो हमें रोक लेंगे हमारी बेस्ट फ्रेंड से मिलने से? नीति ने सिर पकड़ा। तुम लोग बस करोगे? पहले ही टेंशन है और ऊपर से तुम्हारा ये ड्रामा। विकी ने उन लड़कों से कहा, तुम भगवान से प्रार्थना करो, वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और अंशा के दोस्त एक दूसरे को देख हंसने लगते हैं। कुछ दिन बीत चुके थे। एक सुबह जब विक्रांत जिम करके अपने कमरे में लौटा तो उसे बाथरूम से गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। विक्रांत के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने खुद से कहा, स्वीट हार्ट, हबी इज कमिंग। विक्रांत ने बाथरूम की डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और अंदर पहुंचा। उसने देखा कि अंशा शावर के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा दीवार की ओर था और वह गुनगुनाते हुए पानी का आनंद ले रही थी। मन लफंगा बड़ा, अपनी मन की करे। तभी अंशा को अपनी कमर पर किसी के गर्म हाथ महसूस हुए। वह घबराकर चिल्लाने लगी। तभी उसके कानों में एक मदहोशी भरी आवाज पड़ी, स्वीट हार्ट, इट्स मी, योर हबी। अंशा की सांसें जैसे थम सी गईं। विक्रांत ने उसे अपनी ओर घुमाया। जब उसने अंशा का शर्म से लाल चेहरा देखा तो उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, अब भी तुम मुझे देखकर शर्माती हो, जबकि मैंने तुम्हें ऐसे कई बार देखा है और अब तो हम दो जिस्म एक जान भी हो चुके हैं। विक्रांत के हाथों का स्पर्श महसूस करके अंशा सिहर उठी। वह कांपती आवाज में बोली, सर प्लीज ये सब नहीं, मुझे आज कॉलेज जाना है। विक्रांत उसकी कमर से हाथ नीचे ले जाते हुए डीप वॉइस में बोला, स्वीट हार्ट, चिंता मत करो, अभी कुछ नहीं करूंगा, बस साथ में शावर लेंगे और थोड़ा मॉर्निंग रोमांस करेंगे। फिर विक्रांत ने अंशा को दीवार से सटा दिया। अंशा ने आंखें बंद कर लीं। इस वक्त उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शावर का ठंडा पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। विक्रांत ने अंशा के होंठों को अपने अंगूठे से रब किया। अंशा मन ही मन खुद को समझाने लगी, अंशा, तू ऐसे कैसे विक्रांत सर के सामने कमजोर पड़ सकती है? अगर तुझे रोमांस नहीं करना तो नहीं करना, ये कोई जबरदस्ती है क्या? अंशा ने गुस्से में विक्रांत को खुद से दूर धकेला, जल्दी से बाथरोब पहना और बाथरूम से बाहर भाग गई। विक्रांत भी उसके पीछे बाथरूम से बाहर आया। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। अंशा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी विक्रांत ने उसके बाल पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया और दांत भींचते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मेरे अंदर के जानवर को मत जगाओ, वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। आज अंशा ने भी ठान लिया था कि वह विक्रांत को हर बार अपनी मनमानी नहीं करने देगी। उसने गुस्से में जवाब दिया, आप मुझे हमेशा रोमांस के लिए फोर्स नहीं कर सकते। विक्रांत ने उसके बाल छोड़कर उसका जबड़ा पकड़ लिया और गुस्से में कहा, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ करने का हक है। तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, और अगर तुम मुझे मेरा हक लेने से रोकोगी तो मुझे अपना हक जबरदस्ती लेना पड़ेगा, और स्वीट हार्ट, उसमें तुम्हें बहुत दर्द होगा। अंशा विक्रांत की बातों से डर गई। वह यूं तो किसी से नहीं डरती थी और उसने आज तक कई लड़कों को पीट पीट कर उनका हाल बुरा किया था, लेकिन विक्रांत से उसे हमेशा डर लगता था। अंशा अभी स्टेचू बनी खड़ी थी। तभी विक्रांत ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर पटक दिया। विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, वक्त वक्त पर अपनी चीजों पर हक जताना जरूरी होता है, वरना चीजें बगावत पर उतर आती हैं। अंशा ने विक्रांत के इरादों को समझते हुए देर नहीं लगी। विक्रांत एक भूखे भेड़िए की तरह अंशा पर झपटा। उसने उसके चेहरे को बेतहाशा किस करना शुरू कर दिया और उसके बाथरोब को रिमूव करने की कोशिश करने लगा।
अंशा सिसकते हुए विक्रांत के सीने पर अपने नाजुक हाथों से मारते हुए बोली, सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। विक्रांत इस वक्त अंशा को यह जताने की कोशिश कर रहा था कि वह सिर्फ उसकी है, वह जब चाहे उसके साथ कुछ भी कर सकता है। विक्रांत अंशा का बाथरोब रिमूव करने ही वाला था कि तभी सैंडी फुदकते हुए विक्रांत और अंशा के कमरे में आ जाती है और विक्रांत की पीठ पर चढ़कर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। मम्मा डैडी गुड मॉर्निंग। सैंडी की वजह से विक्रांत रुक जाता है। वह अंशा के होठों पर बाइट करते हुए उसके कान में ठंडी आवाज में कहता है, स्वीट हार्ट, अगली बार अगर मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की तो यह तो सिर्फ ट्रेलर था और फिल्म देखने में पीछे नहीं रहूंगा। इसके बाद विक्रांत सैंडी को अपनी पीठ से उतरने के लिए कहता है। सैंडी उसकी बात मानकर उसकी पीठ से उतर जाती है। विक्रांत भी अंशा के ऊपर से उठ जाता है और सैंडी को अपनी गोद में उठा लेता है। उसके माथे पर किस करते हुए वह कहता है, मेरी प्रिंसेस ने ब्रेकफास्ट किया? सैंडी हाँ में सिर हिला देती है। फिर विक्रांत सैंडी से कहता है, प्रिंसेस, डैडी और मम्मा को साथ में शावर लेना है, तुम जाकर पेप्सी और मैंगो के साथ खेलो। सैंडी विक्रांत के गाल पर किस करके भाग जाती है। वहीं अंशा जो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, विक्रांत उसे झटके में अपनी बाहों में उठा लेता है और बाथरूम की तरफ ले जाता है। फिर क्या था, विक्रांत ने अंशा के साथ पूरे रोमांटिक अंदाज में शावर लिया। अब अंशा का मन खुद का गाल दबाने का कर रहा था, क्योंकि उसने इस खतरनाक इंसान को छेड़ा ही क्यों। शावर लेने के बाद तैयार होकर विक्रांत और अंशा ब्रेकफास्ट के लिए हॉल में पहुंचते हैं। उसके बाद विक्रांत ऑफिस के लिए निकल गया। विक्रांत अभी भी अंशा से गुस्सा था, यह बात अंशा को पता थी। वहीं अंशा पेप्सी को गोद में लेकर मासूमियत से कहती है, ये विक्रांत सर किस बात पर नाराज होकर गए हैं? नाराज तो मुझे होना चाहिए, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सुबह 10 बजे ओबेरॉय इंडस्ट्री में विक्रांत अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। विक्रांत ने कम इन कहा। डेनिस हाथ में एक फाइल लिए अंदर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस। विक्रांत बिना देखे बस हम कहता है। डेनिस विक्रांत से कहता है, बॉस, आज हमारा आदमी मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने वाला है। अब जल्द ही गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हमारे होंगे। साथ ही हमारा जो हाथियों का शिप दुबई जा रहा था, उसे नेवी ने कस्टडी में ले लिया था, लेकिन अब नेवी को उसे छोड़ना पड़ा। विक्रांत लैपटॉप टेबल पर रखकर कुर्सी से खड़ा होता है और केबिन की कांच की दीवार के पास जाकर शहर को देखते हुए कहता है, डेनिस, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए बिजनेस के सिलसिले में इटली जाना होगा। आज रात ही तुम्हारी फ्लाइट है। डेनिस मुस्कुराते हुए कहता है, ओके बॉस। इसके बाद डेनिस विक्रांत को उसका पूरा दिन का शेड्यूल बताता है और केबिन से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते रुककर मुस्कुराते हुए विक्रांत से कहता है, बॉस, आपने कपूर ग्रुप को बर्बाद करके उस वीर कपूर के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। बॉस, यू आर द ग्रेट। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए डेनिस की तरफ मुड़ता है, अपने हाथ पैंट की जेब में डालते हुए कहता है, वो वीर कपूर जो खेल आज खेलना सीखा है, वह खेल मैं बरसों से खेलता आ रहा हूँ। मेरे खेल में मुझसे जीत पाना नामुमकिन है। फिर दोनों दोस्त डेविल स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ अंशा आज लंबे वक्त बाद कॉलेज आई थी और आते ही उसने अपनी खुराफात शुरू कर दी। इस वक्त अंशा मैथ्स प्रोफेसर के केबिन के टेबल के नीचे छुपी बैठी थी। वह अपने माथे पर हाथ मारकर रोते हुए कह रही थी, आह, मैं इतनी अच्छी क्यों हूँ? क्यों मुझे दूसरों की मदद करने की आग लगी रहती है? अंशा के साथ टेबल के नीचे विकी भी मौजूद था। विकी अंशा को घूरे जा रहा था। वहीं मैथ्स प्रोफेसर राव केबिन में इधर उधर फाइल पढ़ते हुए टहल रहे थे। विकी धीरे से अंशा से पूछता है, यार अंशा, हम यहाँ क्यों आए हैं? अंशा भी धीमी आवाज में कहती है, तसल्ली रख, बताती हूँ। प्रोफेसर राव जैसे ही केबिन से बाहर गए, अंशा और विकी फटाफट टेबल के नीचे से निकले और अंशा केबिन में कुछ ढूंढने लगी। विकी बार बार पूछ रहा था कि वह क्या ढूंढ रही है। अंशा गुस्से में विकी को घूर कर कहती है, विकी, अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तेरा मुंह सिल दूंगी। फिर अंशा अलमारी खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगती है और उसे वह चीज मिल भी जाती है। इसके बाद अंशा और विकी केबिन की खिड़की से जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। फिर दोनों बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंचे, जहां मधु और नीति पहले से उनका इंतजार कर रही थी। अंशा एक बेंच पर बैठकर चैन की सांस लेती है। अपने तीनों दोस्तों को घूरते हुए देखकर कहती है, घूरना बंद करो, बताती हूँ। हमारे पिछले मैथ्स प्रोफेसर चौधरी, जिन्होंने पिछले साल कॉलेज की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था, उनकी आत्मा मुझे आज सुबह वॉशरूम के बाहर मिली। वह अपनी मुक्ति के लिए मुझसे मदद मांग रहे थे। नीति
अंशा के बगल में बैठकर पूछती है, अब हमारे महान प्रोफेसर चौधरी की आखिरी इच्छा क्या है जो पूरी होने पर उन्हें मुक्ति मिल जाएगी? अंशा मुंह बनाकर कहती है, प्रोफेसर चौधरी की आखिरी इच्छा है कि हमारी पूरी क्लास के सभी स्टूडेंट्स मैथ्स के टेस्ट में 99 नंबर लेकर आएं। मधु, विकी और नीति तीनों अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। विकी हंसते हुए कहता है, अंशा, ऐसा तो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों में भी नहीं होने वाला। हमारे लेट प्रोफेसर चौधरी हमेशा ऐसे ही भटकते रहने वाले हैं। मधु भी हंसते हुए कहती है, अंशा, सारी पागल आत्माएं तुमसे ही क्यों टकराती हैं? अंशा सोचते हुए कहती है, जब मैं 8 साल की थी तब एक बच्ची की आत्मा मुझसे टकराई थी। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे पिज्जा, चॉकलेट, पास्ता, बर्गर, मोमोज, आइसक्रीम और छोले भटूरे खाने को मिले। फिर क्या था, मैंने अपने डैडी को ये सभी चीजें लाने के लिए कहा। मेरे डैडी ऑफिस से लौटते वक्त ये सब लेकर आए। मैंने और उस बच्ची की आत्मा ने मिलकर पार्टी की, खूब खाया पिया। उसके बाद उस बच्ची की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन मेरा पेट एक साथ इतना जंक फूड खाने से खराब हो गया और मुझे लूज मोशन लग गए। अंशा की बात सुनकर उसके दोस्त पेट पकड़कर हंसने लगे। कॉलेज के बास्केटबॉल ग्राउंड। अंशा के दोस्त उस पर हंस रहे थे। अंशा गुस्से में बेंच से खड़ी होकर एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है, तुम लोग क्या सोचते हो? अंशा शर्मा बेवकूफ है। मैंने प्रोफेसर चौधरी की आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। अंशा की इस बात पर विकी हंसते हुए कहता है, अंशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल के मैथ टेस्ट में तू ही सबके टेस्ट लिखने वाली है? विकी की बात सुनकर अंशा शैतानी हंसी हंसती है। फिर अपने बैग से एक कागज निकाल कर कहती है, तुम लोग इस पेपर को देख रहे हो? ये कल के टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है। अब मैं इसे सभी क्लासमेट्स को दे दूंगी। सब इन्हीं सवालों की तैयारी करेंगे। कल के मैथ टेस्ट में हर किसी के 99 नंबर पक्के हैं। अंशा की बात सुनकर उसके दोस्त हैरान होकर उसे घूरने लगे। मधु हाथ जोड़कर बोली, यार अंशा, तू तो बहुत चालाक निकली, वाह वाह। फिर अंशा विकी से कहती है, अब विकी, सबको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे कि कॉलेज के बाद पास वाले कैफे में मिलने के लिए आ जाए। तभी अंशा के बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढते हुए बास्केटबॉल ग्राउंड में आ पहुंचते हैं। रोहन, जो नया बॉडीगार्ड था, कहता है, मैम, आप यहाँ हैं? हम आपको पूरे कॉलेज में ढूंढ रहे थे। अंशा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मिस्टर बॉडीगार्ड रोहन, आप नए हैं इसलिए आदत नहीं है, लेकिन अब आदत डाल लो, क्योंकि मैं हर घंटे बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर इधर उधर गायब हो जाती हूँ। मेरे पुराने बॉडीगार्ड तो अब इसके आदी हो चुके हैं। पुराने बॉडीगार्ड ने आंख मारते हुए रोहन की बात की पुष्टि की। वहीं दूसरी ओर विक्रांत अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। अचानक उसे सुबह अंशा के साथ शावर लेने की याद आ गई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह खुद से बोला, स्वीट हार्ट, तुम में ऐसा क्या है कि मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख पाता? तुम्हारा जिस्म तो मैंने पा लिया है, अब तुम्हारा प्यार जीतना बाकी है। इसके बाद वह लैपटॉप में अंशा की तस्वीरें देखने लगा। शाम को कॉलेज की छुट्टी के बाद जहां अंशा के बॉडीगार्ड उसे ढूंढ रहे थे, वहीं पास के कैफे में अंशा एक टेबल पर चढ़कर खड़ी थी। उसके चारों ओर उसके क्लासमेट्स सर्कल बनाकर खड़े थे। अंशा ऊंची आवाज में बोली, मेरे प्यारे क्लासमेट्स, क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि मैथ के टेस्ट में 100 में से नंबर लाने का? रूबी बोली, यार अंशा, हमें तो लगा था कि तूने हमें पार्टी देने के लिए बुलाया है, लेकिन यहाँ तो बेकार की बातें कर रही हैं। अंशा बोली, पार्टी भी होगी, लेकिन कल जब हमारे मैथ टेस्ट में 99 नंबर आएंगे। नवीन मजाक में बोला, गाइज, अपनी अंशा का दिमाग खराब हो गया है, कोई इसके विक्रांत सर को फोन करके बुलाओ। नवीन की बात सुनकर अंशा उसे घूरते हुए बोली, ओए नवीन, ज्यादा बकवास की ना, तो तेरी मम्मी से तेरी सारी गर्लफ्रेंड्स को मिलवा दूंगी, फिर तेरी मम्मी तुझे मार मार कर तेरी 206 हड्डियां तोड़ देगी। सभी क्लासमेट्स मजाक कर रहे थे। ईशु ने छेड़ते हुए कहा, यार अंशा, कभी कभी अपने विक्रांत सर को भी कॉलेज लेकर आ जाया कर, हम भी उनके हैंडसम लुक्स देखकर खुश हो लेंगे। अंशा गुस्से में बोली, ईशु, ऐसा कर, विक्रांत सर को तू ही रख ले, वैसे भी मुझे उनसे शादी नहीं करनी। तभी अंशा ने कैफे के कोने में प्रोफेसर चौधरी की आत्मा को खड़ा देखा। ताली बजाते हुए उसने कहा, गाइस, ध्यान से सुनो, कल के टेस्ट में हमें 99 नंबर लाने हैं। रूबी ने कहा, यार अंशा,
पूरी क्लास में अक्षय, विकी और मधु के अलावा सबका मैथ में डब्बा गोल है। अक्षय का नाम सुनते ही अंशा ने उसके बारे में पूछा। नवीन ने बताया कि अक्षय के डैड की मौत हो गई है, इसीलिए वह कॉलेज नहीं आ रहा। यह सुनकर अंशा को बहुत बुरा लगा और उसने अक्षय से मिलने का फैसला किया। सभी क्लासमेट्स को व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर भेजने के बाद अंशा अपने दोस्तों के साथ अक्षय के घर के लिए निकल गई। कार में नीति बॉडीगार्ड रोहन को देखकर आहें भर रही थी। उसने अंशा के कान में कहा, यार अंशा, अपने हॉट बॉडीगार्ड से मेरी सेटिंग करवा दे। कितना हॉट है? अंशा मुस्कुराते हुए बोली, नीति, रोहन